हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर। एंड दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर 11th क्लास एनसीईआरटी बुक, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को आज हम शुरू कर रहे होंगे और इसका मेजर पार्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को 3 टुकड़ों में कवर कर दिया जाए। शुरू के टुकड़े हम लोग थोड़े हैवी रखेंगे और एंड का टुकड़ा मैं थोड़ा सा लाइट रखूंगा, जिससे आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकें जिस दिन आपका 3rd लेक्चर हो उस दिन। तो जिस भी दिन आपकी थोड़ी छोटी क्लास आती है, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की, आप कोशिश करिए कि उसमें जो बचा हुआ टाइम है 15-20 मिनट, आधा घंटा जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो आपका रिकॉर्डिंग का टाइम था, उसमें आप अपना पुराना जो टॉपिक है वो रिवाइज कर लें। जानबूझ के कुछ क्लासेस को छोटा बनाया जाएगा जिससे कि आपका रिवीजन का टाइम इंपैक्ट ना हो और आपको क्लासेस के दौरान ही रिवीजन जो है थोड़ा बहुत करने का मौका मिल सके। आज की क्लास अच्छी खासी लंबी होने वाली है, मतलब यूजुअल जो क्लास टाइमिंग है उससे लंबी होने वाली है, जहां हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक एस्पेक्ट पढ़ रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, क्लासिफिकेशन किन किन साइंटिस्ट ने करी, किस किस तरीके से करी, और ऑर्गेनिजम्स को, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को किन किन किंगडम्स में रखा। जब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम 3 किंगडम्स की पढ़ाई कर रहे होंगे इसी चैप्टर के अंदर। टोटल दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम लोगों ने 5 स्टैंडर्ड किंगडम्स में डिवाइड कर रखा है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमिलिया। इनमें से 3 किंगडम आप यहीं पढ़ते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, यानी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई आपको यहीं पढ़नी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। फिर किंगडम प्लांटे का अलग से एक चैप्टर आएगा जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और फिर किंगडम एनिमिलिया का और एक अलग से चैप्टर आएगा जो कि उससे नेक्स्ट चैप्टर है। इस पूरी यूनिट को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं, जिसमें 4 चैप्टर्स होते हैं। लिविंग वर्ल्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन आज स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक्स खत्म करने के बाद हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ जाएंगे। तो मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाईली स्कोरिंग चैप्टर है। यहां पर कोई ऐसी बात आपसे नहीं पूछी जाती जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। पूछी भी जाती है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। जो बातें एनसीईआरटी के बाहर पूछी भी जाएंगी वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू एज वेल एज एडिशनल थ्योरी के थ्रू कराता चलूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो बात आउट ऑफ एनसीईआरटी होगी उसको मैं आपको बता दूंगा, अपने नोट्स में उसे सप्लीमेंट करते हुए चलिएगा। तो मेरे भाई, सबसे पहले क्या करें, सर पे सरसों का तेल लगा के चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं गुरुजी, बिकॉज व्हेनेवर वी स्टार्ट अ चैप्टर हम लोग यही काम करते हैं। पहला जो शब्द है यहां पर वो है बायोलॉजिकल, यानी बायो से रिलेटेड, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। और हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन करना मतलब क्लासिफाई करना, डिवाइड करना, विभाजित करना। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक स्कूल है, तो एक स्कूल में सारे बच्चों को हम लोगों ने 12 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। कुछ बच्चे जो है फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, कुछ सेकंड क्लास में, कुछ थर्ड क्लास में, कुछ 8th क्लास में, कुछ 9th क्लास में, कुछ 11th क्लास में, कुछ 12th क्लास में। 12 अलग अलग क्लासेस में हमने बच्चों को डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हाँ भैया, अगर मैं क्लास 1A में जा रहा हूं तो मैं क्लास फर्स्ट के बच्चे ही अंदर पाऊंगा, क्लास फर्स्ट के बच्चे मुझे अंदर मिलेंगे, मैं उनसे उसी लेवल के सवाल पूछूंगा, उसी प्रकार की बातें करूंगा। अगर मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पर क्लास 12th साइंस, तो मैं वहां पर जाकर क्लास 12th साइंस के बच्चों को ही पाऊंगा, उसी प्रकार की बातें करूंगा। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी को इजी बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप की स्पीसीज तो हम आज तक अर्थ पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इनकी लिस्ट बना चुके हैं। 17 से 18 लाख अलग अलग प्रकार की प्रजातियां आज तक हम खोज चुके हैं। अगर हम इनको अलग अलग पढ़ने लगे तो हमारी बैंड ही बच जाएगी। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जैसे जो 1000 ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया। अब उस कैटेगरी में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, इसका मतलब हजारों ऑर्गेनिजम्स के बारे में अधिकतर बातें आपको पता लग गई, क्योंकि हजारों ऑर्गेनिज्म सिमिलर थे, तभी तो इन्हें सेम कैटेगरी में रखा। तो जब आप एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हो किसी भी कैटेगरी के, तो आपको मोटा मोटा उस कैटेगरी के सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास इंसेक्टा इस दुनिया की सबसे बड़ी क्लास है, उससे बड़ी कोई क्लास ही नहीं। अब मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी इंसेक्ट के बारे में बात करोगे, किसी भी इंसेक्ट के बारे में बात करोगे, तो क्या आपको अधिकतर इंसेक्ट में वही कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे? अगर मैं किसी भी इंसेक्ट को पकड़ लूं और उसके बारे में चर्चा करूं, मैं मक्खी के बारे में बात कर लूं, हाउसफ्लाई के बारे में बात कर लूं, तो क्या दुनिया के सारे इंसेक्ट्स के बारे में भी मुझे कुछ कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे मक्खी से ही? बिल्कुल। तो क्या हुआ, मैंने एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ के हजारों ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली जुटा ली। दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो हम चाहते हैं कि कोई भी डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म सेम कैटेगरी में ना आ जाए।
भाई ये कैटेगरी है, उसमें सारे मिलते जुलते लोग होने चाहिए, मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, तो वहां डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ना आ जाए कहीं। और मेरे दोस्त जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स थे वो कहीं अलग अलग कैटेगरी में ना चले जाएं, उन्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम कैटेगरी में ही रखें। तो क्लासिफिकेशन क्या है? चीजों को डिवाइड करना, चीजों को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे फीचर्स जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम बता सकते हैं कि ये सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आप ऑर्गेनिजम्स के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉर्फोलॉजी है, वो भी देख सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है एनाटॉमी वो भी देख सकते हैं, सेल के बारे में भी पढ़ सकते हैं। देयर आर मेनी मोर थिंग्स, अलग अलग फीचर्स को, अलग अलग कैरेक्टर्स को आप देख सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिजम्स को किसी कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। अगर दो ऑर्गेनिज्म बहुत मिलते जुलते हैं, सेम कैटेगरी में रख दो, अलग अलग हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज में इनको हम प्लेस करेंगे, इनको हम क्लासिफाई कर रहे होंगे। तो एक क्लासिफिकेशन आपको याद होगी मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो कि हम लोगों ने पढ़ ली थी चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में ही, ये सेम स्लाइड में उठा करके लेके आया हूं। ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जब इस धरती पे मानव यानी ह्यूमंस नए नए आए थे, तो उन्होंने भी चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश की अपने तरीके से। अब उस टाइम पर उन्होंने बहुत साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज उनके पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई साइंटिफिक अपरेटस नहीं थे। उन्होंने बस अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो उनको खाने पीने की चीजी दे रहे होते हैं, तो उनको इन्होंने क्या कर दिया मेरे भाई, फूड वाली कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि अनाज है, दाल है, सब्जी है, फल है, राइट, दूध है, अंडा है, मीट है, ये सारी चीजें फूड की कैटेगरी में आ गई। अगर इन्हें कपड़े का फाइबर मिल रहा है, चाहे सिल्क मोथ से सिल्क मिल रहा हो, चाहे कॉटन प्लांट से कॉटन मिल रहा हो, चाहे जूट और फ्लेक्स फाइबर मिल रहा हो, ये क्लोथिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। शेल्टर यानी ऐसी चीज जिनसे आप अपना घर बना सकते हैं, जैसे टीक की लकड़ी हो गई, साल की लकड़ी हो गई, शीशम की लकड़ी हो गई। सिक्योरिटी के लिए आपके डॉग जो है बहुत पुराने जमाने से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी घोड़ा गाड़ी हो गई, गधा गाड़ी हो गई, खच्चर गाड़ी हो गई, सांड गाड़ी हो गई, बैल गाड़ी हो गई, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां आपकी यहां पर हो गई। और कुछ और भी चीजें होती हैं जो आपको मिल सकती हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। आपको अलग अलग औषधियां यानी दवाइयां मिल सकती हैं, गम्स मिल सकती हैं, रेजिन मिल सकती हैं, स्पाइसेस मिल सकती हैं, लेटेक्स मिल सकता है, म्यूसिलेज मिल सकता है, परफ्यूम्स मिल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सामान आपको अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स से मिल सकते हैं। तो हम किसी भी प्लांट और एनिमल को किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्लांट या एनिमल का, उस ऑर्गेनिज्म का हम क्या यूज कर रहे हैं, इस बेसिस पे हमने पहली क्लासिफिकेशन करी। इसे हमने कहा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेज, एंड इट वाज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। यानी यहां कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। अपने आसपास की चीजों को हम जिस भी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उस बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन कर डाला। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया, जैसे जैसे हम एडवांस होते चले गए, जरूरतें भी बदलती चली गई। अब हमें साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत पड़ने लगी। अब नॉन साइंटिफिक अप्रोच से काम नहीं चलेगा। इन कैटेगरीज में अगर मैं ऑर्गेनिजम्स को रखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे एक साइंटिफिक एस्पेक्ट की जरूरत पड़ी कि भाई मुझे चीजों को अब ढंग से क्लासिफाई करना है। ऑर्गेनिजम्स जो हम खोजते चले जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम खोज चुके हैं। इनको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में, कुछ पर्टिकुलर टेक्सा में मुझे रखना पड़ेगा, तब मैं इनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। सो टू मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी, इतने लाखों ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को मैं आसान बना पाऊं, इसीलिए मुझे एफिशिएंट क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए क्लासिफिकेशन भी वक्त के साथ बदलती चली गई। जैसे गाड़ियों के मॉडल होते हैं, है ना, कोई गाड़ी बनाई तो उसका डिजाइन बहुत अच्छा नहीं था जब पहली बार बनाई, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, फ्यूल एफिशिएंसी कम थी, तेल बहुत ज्यादा खा रही थी, इंजन उतना रॉक सॉलिड नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर जनता का फीडबैक आता है, फिर गाड़ी को मॉडिफाई करते चले जाते हैं। जो मेकर्स हैं, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनीज हैं, वो गाड़ी को बेहतर बनाती चली जाती हैं जनता के लिए, और वो गाड़ी जो है और पॉपुलर हो जाती है, परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। सिमिलरली क्लासिफिकेशन में भी कई साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार जो सिस्टम्स आए, इनिशियल जो सिस्टम्स आए, उतने बढ़िया नहीं थे, उनमें गलतियां थी काफी सारी। लोगों ने गलतियां, यानी साइंटिस्ट ने वो गलतियां करेक्ट कर दी। एक साइंटिस्ट ने कोई स्कीम दी, दूसरे साइंटिस्ट ने आके छेड़खानी कर दी, भैया इस स्कीम में ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट किया जा सकता है। अगले साइंटिस्ट ने उससे बेहतर मॉडल दिया, उसको करेक्ट कर दिया किसी ने, और बेहतर मॉडल आया, उसको करेक्ट कर दिया किसी ने, फिर और बेहतर मॉडल आया, जिसमें अधिकतर लोग कन्विंस हो गए यार ये मॉडल बहुत अच्छा है। इसमें बहुत माइनर मिस्टेक्स है, माइनर मिस्टेक्स तो हर जगह भी हो सकती हैं, उसको आप रोक ही नहीं सकते, है ना।
तो मेरे भाई अगर अधिकतर साइंटिस्ट को आप कन्विंस कर ले जा रहे हो, अधिकतर फ्लॉज अगर आप पुराने मॉडल्स के मिटा दे रहे हो, तो आपने एक अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम क्रैक कर लिया है। इसका मतलब उसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो हम शुरू के मॉडल्स भी पढ़ेंगे, शुरू के सिस्टम्स भी पढ़ेंगे कि गलती वाले मॉडल्स कौन से थे, गलती वाले सिस्टम्स कौन से थे, और टाइम के साथ इवॉल्व होते होते अच्छे सिस्टम्स कौन से आए, उन्होंने किन किन गलतियों को सुधारा, किन किन गलतियों पे काम किया, ये सारी चीजें जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मजा बहुत आएगा मेरे भाई। तो पहली नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो थी, ये थी ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि आप ऑर्गेनिजम्स का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। पहला साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन आया, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ये दिया हमारे एरिस्टोटल भैया ने, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी ने, एरिस्टोटल भैया ने हमारे ये सिस्टम दिया। और इन्होंने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल्स में तोड़ दिया। यानी इन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हें मैं दो कैटेगरीज में तोड़ रहा हूं, प्लांट और एनिमल। प्लांट को फिर फर्दर इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में तोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी ये कैसे दिखते हैं, जैसे हर्ब है तो ये कैसा होगा, हर्बेशियस होगा, यानी इसमें कोई लकड़ी का तना नहीं होगा। हर्ब माने घासें, हरी भरी घास फूस, इसे हर्ब कहा। फिर हर्ब से थोड़ी बड़ी हो सकती हैं झाड़ियां, जिन्हें श्रब या बुशेस कह दिया। एंड उनसे भी बड़े हो सकते हैं लकड़ी के मोटे मोटे तने वाले पेड़, जिन्हें हम बड़े बड़े ट्री यानी दरख्त कहते हैं। उतने बड़े बड़े पेड़ भी हो गए। तो छोटी मोटी आपकी घास फूस है, उसके अलावा आपकी झाड़ियां हैं, बुशेज हैं, और उसके बाद बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पेड़ हैं, जिनमें एक मोटा लकड़ी का तना देखने को मिल रहा है। तो मेरे भाई ये मॉर्फोलॉजी पर ही तो डिपेंड कर रहे हैं कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे दिखेंगे। अगर आपको मैं घास दिखा दूं तो आप क्या बोलोगे, उसे ट्री बोलोगे? नहीं सर, उसको हम ग्रास बोलेंगे, यानी हर्ब बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई झाड़ी दिखा दूं तो उसको आप क्या बोलोगे, पेड़ बोलोगे? नहीं सर, उसको हम बुश बोल देंगे या श्रब बोल देंगे। कोई पेड़ दिखा दूं तो उसको क्या बोलोगे, हर्ब। मेरे भाई उसमें इतना मोटा लकड़ी का तना है, तुम्हारा बचपन कट गया है उस पर झूला झूला झूल झूल के, तो अल्टीमेटली वो कोई हर्ब थोड़ी है, वो तो एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो अल्टीमेटली यहां पर हर्ब, श्रब और ट्री में आप चीजों को क्लासिफाई कर सकते हो सिंपल कैरेक्टर के बेसिस पे, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ये प्लांट्स दिख कैसे रहे हैं, हरे भरे हैं तो हर्ब, झाड़ी जैसे श्रब, बड़े बड़े मोटे लकड़ी के तने वाले पेड़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भैया, अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल जो है, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने देखा कि रेड ब्लड प्रेजेंट है या नहीं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें रेड ब्लड होता है, जैसे भैया अभी जो है मच्छर का मौसम चल रहा है, मच्छर मार दो एकदम पट्ट करके, तो हाथ पे जो है लाल लाल खून उसका दिखाई देता है। इसका मतलब मिस्टर मॉस्किटो जो है, और खुद का तो आपने ब्लड कभी डोनेट किया होगा, या चलते फिरते कभी चोट लग गई होगी तो आपको पता है आपका खून भी लाल है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या है, हम लोग हैं इनेमा, हम लोग हैं इनेमा, यानी रेड ब्लड हमारे अंदर प्रेजेंट है। और अनेमा भी होते हैं आपके कई एनिमल्स जिनमें आपका रेड ब्लड एब्सेंट होता है। एब्सेंट को दिखाने के लिए ए अल्फाबेट का इस्तेमाल होता है, तो अनेमा शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रेड ब्लड यहां एब्सेंट होता है। जैसे कॉकरोच वगैरह में, उनको अगर आप देखोगे तो उनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता, तो हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट जो है वहां पे एब्सेंट होता है। तो हमारे यहां पे अगर आप देखोगे तो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हमारा खून लाल होता है। लेकिन कई ऐसे एनिमल्स हैं जहां पर हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, तो उनका खून जो है लाल नहीं होता, तो उन्हें हमने अनेमा में रख दिया, जहां रेड ब्लड एब्सेंट है। ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर अनेमा। और जहां रेड ब्लड प्रेजेंट है, इसे हम कह देंगे इनेमा। ये आपकी पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी, जहां पर आपका रेड ब्लड की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे आपने एनिमल्स को इनेमा अनेमा में क्लासिफाई किया। और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आपने सारे के सारे प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्री में क्लासिफाई कर दिया। अगर आप इस सिस्टम की ड्रॉबैक देखें तो वो ये है कि बताओ भैया, बैक्टीरिया कहां आएगा, माइकोप्लाज्मा कहां आएगा, जो कि दुनिया का सबसे छोटा लिविंग सेल है, बताओ ये कहां आएंगे? भाई ना ये हर्ब है, ना ये श्रब है, ना ये ट्री है, ना इसमें आप रेड ब्लड देख सकते हैं। भाई बैक्टीरिया तो आंखों से दिखाई ही नहीं देता नेकेड आई से, तो इसको आप प्लांट और एनिमल दोनों में क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स भाई हमारी बॉडी में भी रह रहे होते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी रह रहे हैं, हमारी बॉडी के सरफेस पे भी बैठे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही। लेकिन इसे हम प्लांट या एनिमल में डिवाइड नहीं कर पा रहे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल साहब का क्राइटेरिया। इसीलिए ये जो आपका सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसे बहुत बेहतरीन नहीं माना गया। हमने कहा और बेहतर दिखाओ भैया कुछ, इससे काम नहीं चलेगा। तो एरिस्टोटल साहब ने पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हें प्लांट और एनिमल में
डिवाइड कर दिया, प्लांट को भी हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एंड आपका जो एनिमल है इसको भी इनेमा और अनेमा में डिवाइड कर दिया, यानी हो सकता है इनमें रेड ब्लड प्रेजेंट हो दैट इज इनेमा, और हो सकता है इनमें रेड ब्लड एब्सेंट हो दैट इज अनेमा, इनमें डिवाइड कर दिया। राइट, ड्रॉबैक ये थे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ना प्लांट में आप क्लासिफाई कर पा रहे थे ना एनिमल में क्लासिफाई कर पा रहे थे, इसलिए और बेहतर सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। सारे ऑर्गेनिजम्स को ये जो सिस्टम है केटर नहीं कर पा रहा था, तो और बेहतर सिस्टम लेकर के आए हमारे कैरोलस लीनियस साहब। और कैरोलस लीनियस साहब को 2 नंबर बहुत पसंद है। कैसे भाई, पिछले चैप्टर में भी कैरोलस लीनियस साहब आए थे और उन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हर साइंटिफिक नाम के 2 कंपोनेंट होंगे, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी जीनस और स्पीसीज। यहां भी 2 नंबर का काम करने आ गए हैं, इन्होंने दिया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा भैया दुनिया के जितने ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें मैं 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें सेल वॉल पाई जा रही होगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही होगी। इन्हें मैं क्या कह दूंगा भाई, प्लांट जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और एनिमल्स जो हैं यानी हमारे सेल्स की अगर आप बात करें तो हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जा रही होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल लाइक हो गए, इन्हें हमने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है इन्हें हमने प्लांट के साथ रख दिया, किंगडम प्लांटे में रख दिया। ये हमारी क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया था, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब इनमें ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आए आराम से देखना भाई। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया यहां पर वो आया आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में किस चीज की सेल वॉल होती है गुरुजी? सूडोम्यूरिन की होती है, तो सेल वॉल है सूडोम्यूरिन की होती है। गुरुजी यू बैक्टीरिया में यानी ट्रू बैक्टीरिया में किस चीज की सेल वॉल होती है गुरुजी? पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है जिसे म्यूरिन कहा जाता है, म्यूरिन कहा जाता है। फिर आपका क्लोरेला हो गया। क्लोरेला क्या है आपका? यूनिसेलुलर एल्गी है, एल्गी मतलब प्लांट है, बहुत लोअर लेवल का प्लांट है। तो आपका प्लांट है तो इसमें क्या देखने को मिलेगी आपको? देखने को मिलेगी भैया सेल वॉल। क्लेमाइडोमोनास है, इसमें भी सेल वॉल देखने को मिलेगी। फंगस है, इसमें आपकी काइटिन की सेल वॉल होती है, अलग ही एक कंपाउंड है काइटिन, इसकी सेल वॉल आपको देखने को मिलती है फंगस में। और काइटिन जो है वो आर्थ्रोपोड्स का, यानी जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे और कॉकरोच पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको बताया जाएगा कि आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटल है, बॉडी के बाहर का जो कवच है वो भी आपका काइटिन का बना होता है। एल्गी जो है आपके लोअर प्लांट्स, ये भी आपका सेल वॉल लेंगे क्योंकि प्लांट्स में तो सब में, ये तो असली प्लांट है ना, इसमें तो सेल वॉल होगी ही होगी। ब्रायोफाइट में भी आपकी सेल वॉल होगी, टेरिडोफाइट में भी सेल वॉल होगी, जिम्नोस्पर्म में भी सेल वॉल होगी, एंजियोस्पर्म में भी सेल वॉल होगी। ये 5 चीजें आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, ये आज भी प्लांट किंगडम का ही हिस्सा है। एल्गी सबसे लोअर लेवल के प्लांट, फिर ब्रायोफाइट उनसे बेहतर, टेरिडोफाइट उनसे बेहतर, जिम्नोस्पर्म उनसे बेहतर, एंजियोस्पर्म सबसे बेहतर। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। यहां आपको फूल देखने को मिलता है। यहां 2 चीजें यूनिक मिलती हैं, फल और फूल। इनके अलावा किसी और प्लांट में आपको फ्रूट नहीं देखने को मिलता या फ्लावर नहीं देखने को मिलता। फल और फूल किसकी पहचान है? एंजियोस्पर्म की पहचान है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा को भी यहीं पे रख दिया, माइकोप्लाज्मा को भी यहीं पे रख दिया। एंड मेरे भाई इसके अलावा आपका जो लाइकन था इसको भी यहीं पे रख दिया, किंगडम प्लांटे में रख दिया। अब देखो गड़बड़ी कहां हुई, आराम से समझिए भाई। सबसे पहले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सारे सेम कैटेगरी में रहने लायक हैं? जस्ट बिकॉज इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या ये सेम कैटेगरी में रख देंगे हम लोग? नहीं गुरुजी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये जो बैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये क्या है गुरुजी? ये तो प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, जिनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। तो ये तो बहुत लोअर लेवल के हैं, प्रोकैरियोट है। और आप बाकी देखो, क्लोरेला देख लो, क्लेमाइडोमोनास देख लो, फंगस देख लो, एल्गी देख लो, ये सारे के सारे आपके यूकैरियोटिक है। तो इस सिस्टम ने क्या किया? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ रख दिया सेम कैटेगरी में। बहुत लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म और बहुत हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म को साथ रख दिया, गलती कर दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ रख दिया। एक आर्कीबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर होता है, एक क्लोरेला जो कि यूनिसेलुलर होता है, क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसको ऐसे प्लांट के साथ रख दिया जो कि इतना बड़ा है कि इसकी हाइट 100 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर 100 फीट के ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया। यह भी यहां पर क्या है? अत्याचार है, घोर पाप है।
और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भाई, एक और कैरेक्टर है कि कौन खाना बना सकता है, यानी कौन ऑटोट्रॉफिक है एंड कौन अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, कौन हेट्रोट्रॉफिक है। तो यहां पर मेरे भाई अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इनकी तुलना एल्गी से की जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी एल्गी की तरह, प्लांट की तरह खाना बना सकते हैं। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा क्योंकि खाना बना पा रहे हैं। यस, तो मेरे भाई कुछ बैक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं, अधिकतर अपना खाना नहीं बना सकते। फंगस जो है गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये अपना खाना नहीं बना सकते। इनको मैं इतने बड़े बड़े प्लांट्स के साथ जो कि हाईली फोटोसिंथेटिक हैं, जो कि अपना खाना सनलाइट को यूज कर करके बना रहे हैं, इनके साथ कैसे रख दूं? यह भी तो नाइंसाफी है, यह भी तो घोर अपराध है मेरे भाई, बिल्कुल अपराध है। तो सर यूनिसेल्युलर को मल्टीसेल्युलर के साथ रख दिया, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रख दिया, आपके हेट्रोट्रॉफिक को ऑटोट्रॉफिक के साथ रख दिया, ये अपराध है। अगला और बड़ा अपराध देखो, अब कैरोलस लीनियस साहब ने कहा कि भैया मैंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी है, जिसके अंदर सेल वॉल वो मेरी नजर में है प्लांट, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है वो मेरी नजर में है एनिमल। ठीक है गुरुजी, इतनी बात हमें समझ में आ गई, कैरोलस लीनियस साहब हम आपकी बात मान लेते हैं। बट यहां पे ये क्या कर दिया आपने? आपने खुद कहा कि भैया जिनमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल है, तो ये माइकोप्लाज्मा जो है इट्स एन एक्सेप्शन, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं? सेल वॉल इज रिजिड इन नेचर, सेल वॉल गिव्स रिजिडिटी, इसीलिए इसका नाम वॉल है, दीवार है, अंबुजा सीमेंट की बनी हुई दीवार है। ये सेल वॉल जो है किसी भी सेल को रिजिडिटी देती है कि भाई एक शेप में तुम्हें प्रदान कर रही हूं, इसी शेप में रहना, इसी औकात में रहना। लेकिन अब माइकोप्लाज्मा पे ये सेल वॉल नहीं है, तो क्या होता है? ये माइकोप्लाज्मा फ्लेक्सिबल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक यानी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ ये चेंज कर सकता है, देयरफॉर इट कैन चेंज शेप, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। जैसे जोकर आपको अलग अलग शक्लें बना के हंसाता है, उसी हिसाब से आपका माइकोप्लाज्मा भी अपनी शेप को चेंज करता रहता है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसे हम नाम देते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसे जोकर बाबू कह रहे होते हैं हम लोग। यस, इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। जैसे जोकर अलग अलग शक्लें बना के आपको एंटरटेन करता है, इसी प्रकार से जो माइकोप्लाज्मा है, क्योंकि इसके ऊपर भी सेल वॉल नहीं है, रिजिड सेल वॉल नहीं है, तो ये भी अपनी शेप चेंज कर सकता है। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किस लिए कहा जाता है? क्योंकि पहले प्लांट किंगडम में ही था, आज के दिन में तो इसे किंगडम मोनेरा में रख दिया गया है। आज के दिन में किंगडम मोनेरा में है बैक्टीरिया के साथ, लेकिन पहले क्या किया था? इसको कैरोलस लीनियस साहब ने 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से प्लांट में रखा था, तो इसलिए इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम पहले कहते थे। अभी भी कहते हैं कि पुराना नाम चलता आता है, लेकिन अभी ये प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है। तो ये भी इन्होंने गद्दारी कर दी, गद्दारी कर भाई। इन्होंने क्या कर दिया? माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं कैरी करता है, सेल वॉल नहीं कैरी करता है, तो भैया प्लांट में क्यों रख दिया? या तो सेल वॉल पाई जानी चाहिए, तो खुद के ही नियम पे लात मार दी। 5वीं चीज और घनघोर अपराध है, लाइकन भी यहीं पे रख दिया, लाइकन भी यहीं पे रख दिया। लाइकन कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी है अलग से, लाइकन इज एन एसोसिएशन, जहां पे एल्गी और फंगस की दोस्ती हो जाती है। लाइकन इज एन एसोसिएशन, ये कोई अलग से ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ये तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोस्ती हो गई है एल्गी और फंगस की। यहां पर इन्होंने क्या कर दिया? बेसिकली लाइकन को जो है अलग से ऑर्गेनिज्म बोल के यहां रख दिया, विच इज ऑल्सो नॉट फाइन। एंड ये पीपीएलओ क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक टाइप का माइकोप्लाज्मा ही है, इसके बारे में मैं अभी आज ही आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट जो आर्टिकल है हमारा वो माइकोप्लाज्मा ही है, तो दोबारा से इसकी डिस्कशन हो जाएगी। एनिमल में क्या क्या रख दिया भैया? प्रोटोजोआ, जोआ, जूलॉजी में क्या पढ़ते हो? एनिमल के बारे में पढ़ते हो ना। जोआ शब्द जो है हमेशा रिलेटेड टू एनिमल होता है। अमीबा, इसमें भी आपकी सेल वॉल नहीं होती, इसको भी आप क्या कहते हो? इसको भी आप एनिमल कह देते हो, सेल वॉल यहां पर भी एब्सेंट है, रिजिड सेल वॉल नहीं है, तभी अमीबा सूडोपोडिया बना करके आपका क्या करता है? मोटिलिटी दिखाता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूव कर सकता है। पैरामीशियम जो है ये भी आपका सेल वॉल कंटेन नहीं करता। इंसेक्ट तो प्रॉपर एनिमल है ही, अर्थवॉर्म तो परफेक्ट एनिमल है ही, मंकी, ह्यूमंस तो एनिमल है ही, इनमें तो दिक्कत है ही नहीं। यहां पर ये जो एनिमल्स हैं ये क्या है? आपके बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं है, इन्हें भी हम लोगों ने क्या कह दिया? एनिमल कह दिया।
तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं थी वो एनिमल, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल थी वो आपके हो जाएंगे क्या, मिस्टर प्लांट। ऐसा कैरोलस लिनियस साहब ने हमें बताया। अब ड्रॉबैक्स देखो, हालांकि मैं बता चुका हूं ड्रॉबैक्स, बट फिर दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को साथ रख दिया। प्रोकैरियोटिक यानी आपका बैक्टीरिया हो गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, पीपीएलओ जो कि एक टाइप का माइकोप्लाज्मा ही है, ये भी आपका प्रोकैरियोट होता है। माइकोप्लाज्मा आपका प्रोकैरियोट है सिंस। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इन प्रोकैरियोट्स को बड़े बड़े यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, यानी डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को सेम कैटेगरी में रख दिया, गड़बड़ हो गई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि आपका क्लेमाइडोमोनास है, जैसे कि आपका क्लोरेला है, इनको किसके साथ रख दिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया, स्पाइरोगायरा के साथ रख दिया, हायर प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म्स के साथ रख दिया। जो खाना बना सकते हैं भैया अपना फोटोसिंथेसिस करके, जैसे कि आपके बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इनको हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगस के साथ और ज्यादातर बैक्टीरिया के साथ रख दिया। माइकोप्लाज्मा जो है उसको प्लांट में रख दिया, जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट थी, तो यहां पे भी गद्दारी हो गई, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट थी, फिर भी पता नहीं क्यों रख दिया। एंड लाइकन को तो एक अलग ही ऑर्गेनिज्म घोषित कर दिया भैया, कि लाइकन को अलग से मेंशन किया है लिनियस साहब ने कि ये भी प्लांट का पार्ट है, पर लाइकन कोई अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है। इट इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। तो फंगस अलग से एक ऑर्गेनिज्म है, एल्गी अलग से एक ऑर्गेनिज्म है, इनकी एसोसिएशन को नया ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए भैया, रिजल्ट सेलिब्रेशन पे आप आए मिलने, विपू भैया और गले लग गए, तो अपनी फोटो को कोई इंटरनेट पे डाल के ये नहीं कहेगा कि आज हमने एक नया ऑर्गेनिज्म देखा है जिसके 2 सर हैं, जिसके 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं। मेरे भाई वो आप और मैं जुड़े हुए हैं, तो हम एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकते। आप अलग ऑर्गेनिज्म हो, मैं अलग ऑर्गेनिज्म हूं, दोनों बस मिले हैं, दोनों इंडिविजुअल्स बस जुड़े हैं, एक दूसरे के लिए अफेक्शन शो कर रहे हैं। सेम चीज यहां पर होती है। लाइकन इज नॉट अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वो कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ये 5 गलतियां इन्होंने कर दी। अब इन 5 गलतियों को हमें क्या करना है, सुधारना है, तब जाके एक बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। इन 5 गलतियों को हमें सुधारना है। सो दिस सिस्टम हैज अ लॉट ऑफ डीमेरिट्स, इसमें काफी सारी कमियां थी जो कि हमने यहां पर लिखी हुई है, 5 कमियां। तो हमें एक बेटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसमें बेटर क्राइटेरिया हो, कुछ ढंग के क्राइटेरिया हो, जिससे ये जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट है अलग अलग किंगडम में चले जाएं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग हो जाए, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक अलग हो जाए, राइट। इनको हमें अलग अलग जगह पर डालना है। तो यहां पर क्या हुआ, नेचर ऑफ सेल वॉल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, पहले कैरेक्टर को। नेचर ऑफ सेल वॉल, भाई प्लांट में भी सेल वॉल है, सेल्यूलोज की बनती है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, यू बैक्टीरिया में आपकी पेप्टिडोग्लाइकन यानी म्यूरिन की बनती है। आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन की बनती है। फंगस में काइटिन की बनती है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल तो है। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस साहब की 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल थी वो प्लांट थे, पर वहां भी तो अलग अलग टाइप की सेल वॉल है। तो नेचर ऑफ सेल वॉल भी तो देखोगे कि किसमें किस प्रकार की सेल वॉल है। फंगस की सेल वॉल सबसे अलग है काइटिन की, तो उसको अलग रखो। बैक्टीरिया की सेल वॉल सबसे अलग है तो उसको अलग रखो। प्लांट की सेल वॉल अलग है, उसको अलग रखो। इनको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डालना जरूरी है। सेल स्ट्रक्चर मतलब कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, दोनों डिफरेंट होते हैं, इनको भी अलग अलग करो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, इनको भी अलग अलग करो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन खाना बना सकता है, कौन खाना नहीं बना सकता, इनको भी अलग अलग करो। कौन किस प्रकार से रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, लोअर ऑर्गेनिज्म है तो हायर ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसको भी देखो। और भी कई कैरेक्टर देखो, एटसेट्रा लिखा है, और भी कई कैरेक्टर देखो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी देखो, बहुत सारी चीजें देखो। तो मेरे भाई अगर आप ये सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हो तो आपका प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखो, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखो तो हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक अलग हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार से आप और क्राइटेरिया ऐड करते जाओगे, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी और एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम की ओर हम लोग बढ़ चुके होंगे। तो आप कोई भी सिस्टम देख लो उठा करके, चाहे 2 किंगडम सिस्टम हो, चाहे आपका 3 किंगडम सिस्टम हो, चाहे आपका 4 किंगडम सिस्टम हो, चाहे आपका 5 किंगडम सिस्टम हो, सब में प्लांट और एनिमल किंगडम वर्क कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा आसान है। इट इज इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई दीज स्पेसिफिक थिंग्स, इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई। कभी किसी पेड़ को देख के बोला है वाह क्या आदमी है यार, क्या हरी जुल्फें, ओ हो मजा ही आ गया? नहीं मेरे दोस्त, आपको पता है वो प्लांट है। या कभी किसी एनिमल को देख के बोला है कि भाई गली में जो है एक डोगेश भाई चल रहे हैं, डोगेश भाई को देख के बोला क्या प्लांट है भाई, चलता फिरता भी है, पूंछ भी है प्लांट की। हमें पता है कि डोगेश भाई जो है इज एन एनिमल, और हमें पता है वो जो पेड़ है इट इज अ प्लांट। कॉन्क्रीट पता है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। तो प्लांट और एनिमल दुनिया में बहुत सारे हैं
और इनको क्लासिफाई करना भी कंपैरेटिवली इजी है। इसीलिए इन दो सिस्टम्स को तो हमने, मतलब इन दो किंगडम्स को तो हमने हर सिस्टम में कांस्टेंट रखा है, चाहे 2 किंगडम सिस्टम हो, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, हर जगह इनको तो कांस्टेंट रखा ही रखा है। ठीक है, अगर आगे चल के मैं क्राइटेरिया बदल दूं मेरी क्लासिफिकेशन का, तो क्या ऑर्गेनिजम्स भी उलट पलट हो जाएंगे? बिल्कुल गुरुजी, उलट पलट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन सारे प्लांट्स की ही बात कर लूं, अगर मैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अलग से किंगडम बना दूं, किंगडम मोनेरा, आर्की बैक्टीरिया भाग गया यहां से प्लांट से निकल करके, क्योंकि प्रोकैरियोट है, भाग के चला गया मोनेरा में, यू बैक्टीरिया मोनेरा में, माइकोप्लाज्मा मोनेरा में, पीपीएलओ विच इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा मोनेरा में। तो ये ऑर्गेनिज्म अब प्लांट नहीं रहे, अब ये मोनेरा हो गए। फंगस अलग से एक मैंने किंगडम बना दी, किंगडम फंजाई में चला गया। क्लोरेला क्लोमाइडोमोनास आपके किंगडम प्रोटिस्टा में चले गए। अलग अलग जगह इनको मैं छोड़ आया। यस, और ये जो थे ये आपके प्लांट में ही पड़े हुए हैं। कल को हो सकता है मैं कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके आऊं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फल और फूल है इन्हें एकदम अलग ही रख दूं, अलग ही कैटेगरी बना दूं। तो ऑर्गेनिज्म जो है शफल होते रहते हैं। जैसे ही मैं क्राइटेरिया बदलूंगा, ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये भी शफल होते रहेंगे, एक कैटेगरी से निकल करके दूसरी कैटेगरी में भागते चले जाएंगे। ये अक्सर होता है, करेक्ट। अब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 3 and 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ नाम सुन लीजिए। जैसे 3 किंगडम सिस्टम दिया आपके हेकल साहब ने, और हेकल साहब ने तीसरी किंगडम क्या इंट्रोड्यूस करी? आफ्टर प्लांट एंड एनिमल इन्होंने प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करी, और इन्होंने यूनिसेलुलर, एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को यहां पर रख दिया। एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी आपका यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी, अमीबा भी यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ भी आपका यूनिसेलुलर है, ये आपके यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। सिमिलरली क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, इनको कहां रख दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ये यूनिसेलुलर तो है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर तो है, पर प्रोकैरियोटिक है, तो इन्हें हम प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते, प्रोकैरियोटिक है ये। यहां हम किसको रख रहे हैं? सिर्फ आपके यूकैरियोट्स को रख रहे हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है हेकल साहब ने इंट्रोड्यूस करी, 3rd किंगडम थी। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मास्टर कोपलैंड। कोपलैंड साहब ने क्या किया? कोपलैंड साहब ने इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपलैंड, इन्होंने क्या किया? मोनेरा किंगडम को इंट्रोड्यूस किया, और मोनेरा में इन्होंने रखा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, यानी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा को यहां रख दिया। इस बात से हमें क्या पता लगता है कि हम पढ़ते पहले मोनेरा को हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट किंगडम है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे। हमेशा बायोलॉजी में कभी भी याद रखिएगा, सिंपल चीज पहले पढ़ी जाती है, कॉम्प्लेक्स चीज बाद में पढ़ी जाती है। जब आप किंगडम प्लांट भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्गी, सबसे सिंपल प्लांट, फिर ब्रायोफाइट थोड़े और एडवांस, टेरिडोफाइट थोड़े और एडवांस, जिम्नोस्पर्म और एडवांस, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस। जब हम किंगडम एनिमेलिया भी पढ़ेंगे तो पहले पोरीफेरा पढ़ेंगे, सबसे सिंपलेस्ट, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइडोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ते हैं। तो जब हम 5 किंगडम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंगस, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया। तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो किंगडम मोनेरा हम पढ़ते पहले हैं। तो स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन होती है कि सर ये आई भी पहले होगी, नहीं। जब 2 किंगडम थी, प्लांट और एनिमल, इसके बाद आई प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा पहले आई, फिर कोपलैंड साहब ने मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया। तो आपका जो प्रोटिस्टा था, इट वाज इंट्रोड्यूस अर्लियर देन मोनेरा, ये मोनेरा से पहले आ गई थी, बस मोनेरा सिंपल है इसीलिए इसको हम पढ़ते पहले हैं, है ना। सिंस सिंपलर किंगडम, therefore read earlier इन सिलेबस में इसको पढ़ते पहले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आई भी पहले थी। इससे पहले आपका किंगडम प्रोटिस्टा जो था आकर के ठिकाने पे बैठ चुका था। तो सबसे पहले प्लांट और एनिमल आई, उसके बाद आपकी प्रोटिस्टा किंगडम, उसके बाद आपकी मोनेरा किंगडम आई। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके ऊपर आपका कोर फोकस होना चाहिए, वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किन्होंने दी? 1969 में आर.एच. विटेकर साहब ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे सामने रखा। आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 में सिस्टम हमारे सामने रखा, जो 5 मेन क्राइटेरिया पर बेस था। यानी कि यहां पर जितनी भी
पिछली प्रॉब्लम्स थी उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की भैया, यहां पर पहला क्राइटेरिया ले लिया सेल टाइप। सेल टाइप मतलब सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग करके रख दिया। सिंपल सिंपल गुरुजी। तो प्रोकैरियोट में किंगडम मोनेरा बना दी, अलग से ही सारे प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, यूकैरियोट्स के अलग किंगडम है। दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। भाई यहां पर जो आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत गौर से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग कर दिया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है अगर कोई, सिंस वो प्रोकैरियोट है तो किंगडम मोनेरा में रहेगा, सारे प्रोकैरियोट एक ही किंगडम में है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया। और जितने भी मल्टी सेलुलर है, अधिकतर एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है यहां पे, जितने भी मल्टी सेलुलर है ये आपके कहां आ गए, बची तीन किंगडम में, फंगस, प्लांट और एनिमल में आ गए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मेन, तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने आपका स्टार लगा दिया है, दिस इज द मेन क्राइटेरिया। सब में से एक चुनना हो कि भाई सबसे मेन क्राइटेरिया कौन सा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कोई ऑर्गेनिज्म खाना कैसे बनाता है, बनाता भी है या नहीं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया मेरे भाई, जैसे प्लांट्स हैं तो इनको अलग कर दिया, इनके अलग किंगडम बना दी प्लांटे। और हेट्रोट्रॉफिक जो है, जो खाना नहीं बना सकते हैं, जैसे कि फंगस है, ये खाना नहीं बना सकता, इसमें सेल वॉल है तो इसको अलग कर दिया काइटिन की। एनिमल्स जो है ये भी खाना नहीं बना सकते और इनमें सेल वॉल नहीं है तो इनको भी अलग कर दिया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है, असेक्सुअली या सेक्सुअली, ये भी हम लोगों ने चेक करके इसको भी एज अ क्राइटेरिया ऐड किया। एंड जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन में, फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिजम्स के जो एंसेस्टर हैं ये सेम रहे हैं या नहीं। अगर दो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर यानी पूर्वज सेम रहे हैं तो इनमें सिमिलैरिटीज होंगी, इन्हें सेम कैटेगरी में हमें रखना पड़ेगा। अगर दो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर डिफरेंट रहे हैं तो इनमें थोड़ी कम सिमिलैरिटीज मिलेंगी, इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हैं। So while doing this classification हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म आपके सेम एंसेस्टर लेके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो इससे ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इन्होंने क्या क्या यूज किया, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हो गई, जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, इनमें पहले सेल वॉल पाई जा रही थी तो इन्हें हमने कहां रख दिया था, किंगडम प्लांट में रख दिया था, है ना। तो अर्लियर देवर प्लांट्स अर्लियर। टू किंगडम सिस्टम के हिसाब से इनको हम लोगों ने कहां लिखा था गुरुजी, इनको आपने प्लांट किंगडम में लिखा था। और अमीबा और पैरामीशियम में सेल वॉल एब्सेंट थी तो इनको हमने कहां लिखा था, एनिमेलिया में लिखा था, इनको किंगडम एनिमल में लिखा था। तो देवर एनिमल्स अर्लियर, पहले ये क्या थे, आपके एनिमल्स थे। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। लेकिन अब मेरे भाई यहां देखिए, यहां आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, बट ये दोनों के दोनों क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। ये जो आपका अमीबा और पैरामीशियम है ये भी यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। तो अब इनको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम में यानी किंगडम प्रोटिस्टा में जगह मिल गई है, पनाह मिल गई है। ये आपने देखा, ये आपने जाना। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एकदम ठीक है। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास पहले प्लांट थे, ये जो अमीबा और पैरामीशियम है पहले एनिमल थे क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि चारों के चारों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अब मेरे भाई एक बात को थोड़ा गौर से सुनना, ये जो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है ना, ये आप किंगडम प्लांट में भी पढ़ोगे, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट जो कि एल्गी पे रिसर्च करते हैं वो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट ही मानते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, जो कि अपना खाना बना सकते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, जो कि आपके प्लांट लाइक सेल्यूलोज की सेल वॉल लेके बैठे हुए हैं, जिनके कैरेक्टर्स प्लांट से मिलते जुलते हैं, उन्हें वो एल्गी में यानी लोअर प्लांट्स में ही पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी में ये जो दो नाम है ये किंगडम प्रोटिस्टा में भी आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल एज ये जो दो नाम है ये आपको किंगडम प्लांटे में भी देखने को मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी चैप्टर में जब मैं आपको अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में पढ़ा रहा हूंगा किंगडम प्रोटिस्टा, तो एक लाइन लिखी हुई है दैट किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हैं दे आर नॉट वेल डिफाइंड। अर्थात किंगडम प्रोटिस्टा से कोई ऑर्गेनिज्म निकल करके किसी दूसरे किंगडम में भी आप पढ़ सकते हो। अब समझ लीजिए मैं एक बॉटनिस्ट हूं, मैं प्लांट को पढ़ता हूं, तो मेरी नजर में प्लांट जो भी है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ही मैं पढ़ूंगा, ये भी मेरी नजर में प्लांट जैसे ही हैं। आज भी इनके कुछ कैरेक्टर्स प्लांट जैसे हैं तो इनको भी मैं साथ साथ पढ़ लेता हूं प्लांट किंगडम में। लेकिन अगर मैं एक प्रोटिस्ट साइंटिस्ट हूं तो मेरी नजर में दुनिया का हर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट है, मैं उन सबको पढ़ूंगा। तो अगर मैं एक प्रोटिस्ट साइंटिस्ट हूं तो मेरी नजर में क्या है, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्ट है। लेकिन अगर मैं बॉटनिस्ट हूं तो मेरे लिए क्या है, प्लांट हो जाएंगे। जैसे मेरे भाई आपका दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा चमन है लेकिन आपकी नजरों में हीरा है। यस, है तो चमन ही लेकिन हीरा भी है।
आपकी नजर में, आपके लिए, तो यू आर स्पेशल, आपने उसको वो दर्जा दिया है। सिमिलरली यहां पर ये जो क्लोरेला क्लामाइडोमोनास है, आज के दिन में है प्रोटिस्टा ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो लेकिन कुछ साइंटिस्ट अपनी सहूलियत के लिए, कुछ की नजरों में आज भी प्लांट है, आज भी हीरा है, इसीलिए थोड़ी सी डाइसीनेस देखने को मिलती है। इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन ऐड कर दी है कि मेरे दोस्त किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को आप बाहर निकाल के भी पढ़ सकते हो, अलग से भी पढ़ सकते हो। ये हम लोगों ने देखा, इतनी बात हम लोगों ने जान ली विटेकर सिस्टम के बारे में। अब एक लास्ट सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे हम कहते हैं थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी, तो इसे सिक्स किंगडम सिस्टम कहा, जो कि कार्ल वूज साहब ने दिया। एंड इसे थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। यहां पे तीन डोमेन में हम चीजों को क्लासिफाई कर रहे होंगे। तो छह किंगडम आपकी बनी कैसे? सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल तो हमारे पास थी। हमने क्या किया, किंगडम मोनेरा जो है प्रोकैरियोट्स वाली, इसको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 16s RRNA सीक्वेंस। भाई आरएनए और डीएनए का एक सीक्वेंस होता है ना, तो ये जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, इसका सीक्वेंस हमने देखा कौन सी यूनिट का, 16s यूनिट का। जब आप राइबोसोम पढ़ते हैं तो आप यूनिट्स का नाम पढ़ते हैं ना, 30s, 50s, 60s, 40s। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका 16s यूनिट है राइबोसोमल आरएनए की। उसका सीक्वेंस जब आपने देखा, आपने यू बैक्टीरिया में और आर्की बैक्टीरिया में, तो उसे डिफरेंट पाया, तो आपको यह पता लग गया कि ये दोनों भी डिफरेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ 16s RRNA सीक्वेंसेस हम लोगों ने मोनेरा को भी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो छह किंगडम हो गई भाई, एनिमल, प्लांट, फंगस और प्रोटिस्टा कांस्टेंट। मोनेरा को हमने डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में, तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल, ये कांस्टेंट थे। छह आपकी किंगडम हो गई, यानी येलो डब्बों में आपकी किंगडम हो गई 1 2 3 4 5 6, एकदम सही हो गई। अब मेरे दोस्त इनको हमने डोमेन में भी कन्वर्ट कर दिया। ये जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, यहीं से सीधा शब्द निकाला, इसे कह दिया डोमेन आर्किया। ये जो यू बैक्टीरिया है, इसको सीधा सीधा हम लोगों ने इसी के नाम पे बोल दिया डोमेन यू बैक्टीरिया। और जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ये अकेले किंगडम मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। तो इन्हें एक अलग किंगडम में हम लोगों ने रख दिया जिसका नाम है यूकैरिया, जहां पे यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड, करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये हमें समझ में आ गया। तो तीन डोमेन है, डोमेन आर्किया जिसमें आर्की बैक्टीरिया है, डोमेन यू बैक्टीरिया जिसमें यू बैक्टीरिया है, डोमेन यूकैरिया जिसमें सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। अब ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन है, डोमेन यूकैरिया, इसमें दुनिया के सारे एनिमल, प्लांट, फंगस, प्रोटिस्टा सब कुछ आ जा रहे हैं। तो अगर आप बात करें तो डोमेन जो है इट्स अ बिगर टेक्सा, डोमेन इज बिगर टेक्सा, एक बड़ी कैटेगरी है, डोमेन इज अ बिगर टेक्सा देन किंगडम। दुनिया की सबसे बड़ी किंगडम कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी किंगडम है गुरुजी किंगडम एनिमेलिया। उस किंगडम एनिमेलिया में सारे प्लांट जोड़ दो, फंगस जोड़ दो, प्रोटिस्ट जोड़ दो, तब जाके डोमेन यूकैरिया बनेगा। तो इट्स अ बिगर टेक्सा, ये एक बड़ा टेक्सा है, एक बड़ी कैटेगरी है। हालांकि इट इज नॉट एन ऑब्लिगेट कैटेगरी। ऑब्लिगेट कैटेगरी साथ ही थी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी थी जिसमें डोमेन नहीं आया। तो डोमेन कंपलसरी कैटेगरी नहीं है। लेकिन कोई पूछ ले कि सबसे बड़े डोमेन और सबसे बड़ी किंगडम को अगर कंपेयर करोगे तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है? डोमेन ज्यादा बड़ा है एनी डे। डोमेन जो है आराम से जीत जाएगा, भारी मतों से, भारी वोटों से जीत जाएगा। यह हम लोगों ने देखा। नाउ देयर आर सम थिंग्स जिनको आप इस पूरे चैप्टर में ही पढ़ते हैं, बट एक कंसोलिडेशन मोटा मोटा तब भी आप देख लीजिए एक बार, ऊपर ऊपर से इस चीज को समझ सकते हैं हम लोग, आराम से देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले सेल टाइप देख लीजिए, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, बाकी सब यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो प्रोकैरियोट इकलौता ऐसा होगा जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, ये प्रोकैरियोटिक। बाकी सब में प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो 2 पॉइंट तो हमारे सीधे सीधे निकल जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे देखिए, यहां अगर आप देखें सेल वॉल, तो सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक है। सेलुलोज की सेल वॉल यहां नहीं पाई जाती। किसकी पाई जाती है? पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड की। यह क्या बात हुई गुरुजी? मोनेरा की अगर आप सेल वॉल देखें, मोनेरा की अगर आप सेल वॉल देखें तो ज्यादातर जो मोनेरा है दैट इज यू बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। अब पेप्टिडो का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड,
और पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अमीनो एसिड्स के बीच में। तो ये अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के बनाओगे आप, तो अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। और ग्लाइको शब्द जो है ये किससे आता है? कार्बोहाइड्रेट से आता है, यानी शुगर से आता है। तो कार्ब्स से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो क्या यहां पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। पेप्टिडोग्लाइकन के नाम में ही सारी की सारी चीजें थी, यानी अगर आप खोपड़ी पे तेल लगा के इस नाम में घुस जाते तो भी आपको पता लग जाता कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की ये सेल वॉल बनती है, मोनेरा की पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। प्रोटिस्टा में आप आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में सेल वॉल नहीं होती। जैसे क्राइजोफाइट में सेल वॉल होगी, डाइनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल होगी, यूग्लिनॉइड्स में नहीं होगी, है ना, आपके स्लाइम मोल्ड्स में नहीं होगी यूजुअली, और आपकी प्रोटोजोआ में नहीं होगी। तो कुछ में है, कुछ में नहीं है, तो प्रेजेंट इन सम। आपका जो फंगस है इसमें काइटिन की सेल वॉल आपकी पाई जा रही होती है, और काइटिन किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन का, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन का। एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन जुड़ जुड़ के काइटिन बनाता है। अगला अगर आप देखो तो सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है आपके प्लांट में, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सारी बातें हमको समझ में आ जानी चाहिए। यानी आपके प्रोकैरियोट्स में अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल होगी, यानी पेप्टिडोग्लाइकन की, अधिकतर यूबैक्टीरिया के अंदर ये पाई जाती है। जो आपके प्रोटिस्टा है इसमें कुछ में सेल वॉल होगी, कुछ में नहीं होगी, क्योंकि हम मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट जैसे भी है, एनिमल जैसे भी है, तो कुछ में होगी, कुछ में नहीं होगी। फंगस में काइटिन की सेल वॉल होगी, प्लांट में सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। यह आपको देखने को मिला। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बात करें तो किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंगस जो है इसमें मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू देखने को मिल सकते हैं, लोअर लेवल के टिश्यू देखने को मिल सकते हैं, ऑर्गन यहां नहीं है। प्लांट में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गन सिस्टम नहीं होते प्लांट में। जैसे लीफ जो है इट इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, रूट जो है इट इज ऑर्गन फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, स्टेम जो है इट इज एन ऑर्गन फॉर सपोर्ट। ऑर्गन सिस्टम शब्द का इस्तेमाल आप प्लांट में नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर आप ऑर्गन सिस्टम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारे में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम, प्लांट में है ऑर्गन, फंगस में है लूज टिश्यू, और मोनेरा और प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर थे, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप बात करें बैक्टीरिया की, तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक में भी ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो कर सकते हैं, और पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। ये हैं आपके मोस्ट ज्यादातर हेटेरोट्रॉफिक है। कुछ जो है सम दे आर ऑटोट्रॉफिक, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, केमिकल्स को यूज कर करके, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर करके, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर करके अपने लिए एनर्जी यानी एटीपी बना सकते हैं, या ये सनलाइट को इस्तेमाल कर करके अपने लिए खाना बना सकते हैं, फूड बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने जैसे बताया यहां मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट और एनिमल लाइक। तो प्लांट लाइक जो होंगे वो अपना खाना खुद बना लेंगे, एनिमल लाइक जो होंगे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स है। फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होते हैं, यानी या तो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे, या फिर आपके अंदर पैरासाइट के तौर पे डिजीज कॉज करेंगे। जैसे फंगस है तो प्लांट में भी डिजीज कॉज कर सकता है, बीमारियां कॉज करता है, फसलों पे फंगस लग जाती है, हमें भी रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, है ना, दाद खाज खुजली की समस्या हो जाती है, फंगस ही कॉज करता है। दे आर कॉल्ड एज फंगल इन्फेक्शंस। तो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। प्लांट की अगर आप बात करें तो ज्यादातर अपना खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और अगर एनिमल्स की आप बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना नहीं बना सकते, या तो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं कुछ एनिमल्स, और होलोजोइक भी हो सकते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है इनमें, यानी पहले खाना खाएंगे फिर पचाएंगे, पहले खाओ फिर पचाओ, यानी फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। ये वाली फिलॉसफी यहां पर आपको देखने को मिलेगी आपके कहां? एनिमल्स में। फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसे कहा जाता है। अब जब आप किंगडम मोनेरा शुरू करेंगे, अभी जस्ट अगली स्लाइड में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो ये सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में ये हो जाएंगे, फंगस में ये हो जाएंगे, प्लांट और एनिमल पे तो पूरा पूरा चैप्टर है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट क्रैक हो जाते हैं। यहां पे अगर कोई छोटी मोटी चीज याद ना भी रही हो देन ऑल्सो इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे इनमें क्लैरिटी आती जाएगी, स्टेबल में आपको क्लैरिटी एटलीस्ट आ जाएगी। ठीक है, आइए भैया सवाल सॉल्व कर लेते हैं। एक बड़ा सा सवाल है, नीट 2025 का सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
Each of the following characteristic represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity. यानी कि हमको क्या करना है, मोनेरा से इनको एनिमल की तरफ लगाना है ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले मोनेरा ढूंढ लेते हैं भैया, प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले आपका सी हो गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये हो गया नंबर 1 प्रोकैरियोट है, देखते ही मिल गया किंगडम मोनेरा है। दूसरा देख लो भैया, आपका ऑर्गन लेवल देखने को मिल रहा है, ऑर्गन लेवल आपका प्लांट में होता है, यानी चौथी किंगडम हो जाएगी, है ना। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ, खाना बना सकते हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट है, करेक्ट। हेट्रोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल आपका सिर्फ और सिर्फ एनिमल में है, 5वीं किंगडम है। मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स विद सेल वॉल ऑफ काइटिन, काइटिन यानी फंगस है, यानी तीसरे लेवल की है, ठीक है। यूकैरियोट्स विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे ये आपका ऑप्शन मिसिंग है, ये नीचे हम एक छोटी सी लाइन खींच लेते हैं। ये आपका क्या हो गया है, ये आपका मेरे भाई यूकैरियोट्स विद सेलुलर यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी ये हो गए आपके मिस्टर प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले कौन आएगा, CEADB, CEADB, तो क्या आ जाएगा, CEADB आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है ना। सबसे पहले C, फिर E, फिर A, फिर D, फिर B, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मोनेरा से आप एनिमल की तरफ इसे लगाते चले जाओगे। आसान सवाल था, लेंदी कह सकते हैं थोड़ा सा कि सारी चीजें पढ़नी पड़ी, पर आसान सवाल था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. Whittaker वाज नॉट बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड नहीं था। तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जो नाम दिए हैं वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था, है ना। यहां क्या बोला गया था, यहां बोला गया था सेल स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो यहां पे एग्जैक्ट जो शब्द इस्तेमाल हुआ था वो है सेल टाइप या सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हालांकि मतलब सेम ही है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को आप अलग कर रहे हो, फिर भी जो बेटर इसका नाम है वो ये है कि आप सेल स्ट्रक्चर देख रहे हो। इसमें न्यूक्लियस के अलावा और भी चीजें होती है कि कौन आपका वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लेके बैठा है, नहीं लेके बैठा, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर न्यूक्लियस के अलावा भी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थी। ऑलमोस्ट तो ये सारे थे, पर इन सब में से भी एक चुनना हो कि किसकी सबसे कम संभावना है क्राइटेरिया होने की, तो वो आपका उत्तर बी हो जाता है। अदरवाइज लगभग सारे हैं, इसका मतलब सेम ही है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ये आपने देखा। लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अलावा बाहर की चीजें भी देख रहे होते हैं, ऑर्गेनेल्स वगैरह भी देख रहे होते हैं, तो ऑर्गेनेल्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस ऑप्शन, इसीलिए हम लोगों ने इसको अपना दुश्मन बनाया है। ऑर्गेनेल्स नॉट इंक्लूडेड इन ऑप्शन, सिर्फ न्यूक्लियस कह दिया है। तो क्राइटेरिया में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ न्यूक्लियस कह दिया तो थोड़ा सा आधी अधूरी सी स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको हम लोगों ने हटा दिया है, हकाल के भगा दिया है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये बात हमको समझ में आ गई। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर वेरी फर्स्ट किंगडम इन डिटेल, जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। आज हमें किंगडम मोनेरा की धज्जी उड़ानी है। उसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फिर हम किंगडम फंजाई को पढ़ेंगे, एंड उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जहां वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन, ये तीन छोटे छोटे आपके क्या हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था लिविंग वर्ल्ड में भी कि वायरस इज नॉट कंसिडर्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके पास खुद का सेल नहीं है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास खुद की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम की चीज नहीं है, तो उसे आप लिविंग नहीं कह सकते। तो जो आपका वायरस है, इसे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, इसे हम पार्टिकल कह सकते हैं। एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, ऐसा बोल सकते हैं, नॉन लिविंग कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी दिन हमें पता लगता है वायरस का खुद का सेल है, जो कि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें पता लगता है हाँ भाई वायरस ने सेल बनाना सीख लिया, खुद के ऊपर भैया पूरा सेल बना लिया है, खुद ही इंडिपेंडेंट हो गया है, तब हम उसे ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे। आज के दिन में नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म की परिभाषा हमारे लिए बहुत क्लियर है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ चाहिए, सेल तो होना ही चाहिए, चाहे एक ही सेल क्यों ना हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो भी उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देंगे। एक सेल तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके नीचे किसी भी चीज को हम लिविंग नहीं कहते। तो मेरे भाई किंगडम मोनेरा की हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो किंगडम मोनेरा में ज्यादातर चीजें आपको क्या देखने को मिलती हैं सर, बैक्टीरिया। क्योंकि किंगडम मोनेरा में क्या है, आपके माइकोप्लाज्मा है, जैसे पीपीएलओ वगैरह, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है। ज्यादातर जो 99% जो मेंबर है किंगडम मोनेरा के, वो क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर्स, एकदम कोर मेंबर्स जो है किंगडम मोनेरा के, ये कौन है, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। यानी ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, इसका मतलब दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
ये आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त, दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना। ये आपकी बॉडी के सरफेस पे भी बैठे हुए हैं, मेरी इस पेन की टिप पे भी बैठे हुए हैं, मेरे इस टेबल पे भी बैठे हुए हैं, मेरी बॉडी के अंदर मेरे गट में भी रह रहे हैं, खाना पचाने में हेल्प कर रहे हैं, अलग अलग विटामिन जो हैं वो भी बनाकर मुझे दे रहे हैं। देर आर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जहां पर आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। ऐसी जगहें जहां पे आपको लगता नहीं लाइफ हो भी सकती है, जो कि हमने लिविंग वर्ल्ड में भी डिस्कस किया था, दे कैन बी एक्सट्रीमोफाइल्स ऑल्सो। यहां आर्की बैक्टीरिया जो है, इन्हें हम खतरों का खिलाड़ी कहते हैं, ये एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में भी, बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन में भी, बहुत ज्यादा प्रेशर पे भी, बहुत ज्यादा ठंड में भी, बहुत ज्यादा गर्मी में भी, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, गीजर में भी ये जो है बल्ले बल्ले करते रहते हैं, इतना ज्यादा इनकी सहन शक्ति होती है। तो मेरे दोस्त ये आपको देखने को मिला कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर आप एक मुट्ठी भर के मिट्टी भी उठा लेते हैं जमीन से, सॉइल भी उठा लेते हैं, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने ज्यादा ये क्या होते हैं, आपके अबंडेंट होते हैं। एंड एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है हार्श, एंड फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी आपके एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, हार्श से हार्श इलाकों पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देयरफॉर दे आर सुप्रीमली अबंडेंट। जहां आप सोच सकते हो वहां आपको कोई ना कोई बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। और इन बैक्टीरिया की 4 मेजर शेप होती हैं, 4 बेसिक शेप होती है। इनमें से किसी एक शेप का आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। गोल मटोल है तो कोकस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो माने चेन, कोकस की गोल मटोल बॉल 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 बॉल, ऐसे अगर चेन बना दी, स्ट्रेप्टोकोकस। 2 बॉल लगा दी, एक कोकस है तो मोनोकोकस, 2 है तो डिप्लोकोकस, ऐसे करके चेन बना दी तो स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस यानी गोल मटोल राउंड, बैसिलस यानी आपका रॉड शेप, बैसिलस यानी बैट शेप, बल्ला शेप, तो रॉड शेप हो जाएंगे, रॉड शेप हो जाएंगे। विब्रियो यानी कॉमा शेप, कॉमा शेप। एंड स्पाइरिला का मतलब क्या होता है, आपका स्पाइरल होता है, नाम से ही पता लग रहा है स्पाइरल होता है। अब ये जो स्पाइरिला है, इसके दोनों साइड पे आपके फ्लैजेला भी लगे हुए हो सकते हैं फॉर मोटिलिटी। एंड मेरे दोस्त ये जो आपका बेसिलस है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एंडोस्पोर भी देखने को मिलता है। अंदर की साइड स्पोर बन रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर भी कह देते हैं। ये बनता है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट का, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कभी बुरा वक्त आए तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, बचाव प्रोवाइड करने के लिए जो स्पोर हैं, ये बहुत अच्छे साबित होते हैं, है ना। कभी भैया बुरा टाइम आ गया, एकदम अंडरग्राउंड हो जाओ, तो उस टाइम पे जो स्पोर हैं, ये आपके बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड के एंडोस्पोर्स बन सकते हैं। तो 4 बेसिक शेप है, गोल मटोल आपका कोकस, रॉड शेप आपका बेसिलस, कॉमा शेप आपका विब्रियो, एंड आपका स्प्रिंग शेप क्या हो गया, स्पाइरल हो गया। ये हमें देखने को मिला। तो प्रोकैरियोट्स जो है, इनकी एक खास बात है, ये दिखने में छोटे लगते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं है। टेक्निकली हमें इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ये नेकेड आंखों से तो दिखते ही नहीं है, बिना माइक्रोस्कोप के तो इन्हें आप झांक भी नहीं सकते। तो ये इतने सिंपल है स्ट्रक्चर में कि भैया प्रोकैरियोट है, अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इतने सिंपल है स्ट्रक्चर में, पर इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस पे खूब सारे सवाल बनते हैं, स्टेटमेंट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज सुप्रीमली कॉम्प्लेक्स। दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ओवरऑल दे आर कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स। तो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है, इनकी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है। अगर कोई पूछे कि इस पूरी दुनिया में ऐसी किंगडम बता दो जिसमें सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, खाना बनाने के, एनर्जी जुटाने के अलग अलग तरीके हैं, तो बैक्टीरिया को कोई मात नहीं दे सकता, किंगडम मोनेरा को कोई मात नहीं दे सकता। भाई अगर देखो तो ये खुद का खाना बना भी लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। अभी आपका लाइट को यूज करके भी खुद का खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। और मेरे दोस्त ये आपका केमिकल्स को, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके भी अपना एटीपी निकाल सकते हैं, यानी कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये अगर खाना नहीं बना रहे हैं तो भी अलग अलग प्रकार से एनर्जी जुटा सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी गले सड़े मरे मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, आप में बीमारी भी कॉज कर सकते हैं। तो ज्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं हेटेरोट्रॉफ में से, और यहां पर अगर आप देखो तो पैरासिटिक थोड़े कम होते हैं। और जब ये खाना बना रहे हैं तो आपके ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, लाइट को यूज करके खाना बना सकते हैं, या इनऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज करके खाना बना सकते हैं। कैसे कैसे चारों काम होंगे, इन चारों कामों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे इन कमिंग स्लाइड्स। तो ये बातें हमारी ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इतना सिंपल स्ट्रक्चर होने के बावजूद, एक छोटा सा चिंदी सा प्रोकैरियोटिक सेल होने के बावजूद कौन कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है। इनफैक्ट कुछ चीजें तो ऐसी है जो दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म और नहीं कर सकता, सिर्फ बैक्टीरिया ही कर सकता है, मोनेरा के मेंबर्स ही कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन जो पाया जाता है एटमॉस्फेयर में वो कैसा पाया जाता है गुरुजी? नाइट्रोजन पाया जाता है N2 की फॉर्मेट में। यह है नाइट्रोजन गैस। अब इस N2 को अगर आप देखोगे तो ये N2 कुछ ऐसा दिखाई देता है, दो नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। हमारे पास यानी यूकैरियोट्स के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ पाए। अगर मुझे इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करना है, इन तीनों बॉन्ड्स को तोड़ के मैं चाहता हूं कि ये नाइट्रोजन ऐसे अकेला मेरे सेल में आ जाए, अकेला मेरे सेल में आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रोकैरियोट ही कर सकता है। उन्हीं में स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम नाइट्रोजिनेज कहते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। यानी ये जो दो नाइट्रोजन एटम है इनको एक दूसरे से अलग कर देता है, जिससे अलग अलग कंपाउंड बना पाए। भाई अगर आपको प्रोटीन बनाने हैं तो प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, अमीनो ग्रुप होता है, तो अमीनो ग्रुप बनाने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। आपको डीएनए आरएनए बनाना है तो उसके लिए भी आपको नाइट्रोजनस बेस चाहिए, तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो आपकी बॉडी में अलग अलग चीजें बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। वो नाइट्रोजन जो है कौन फिक्स कर रहा है? प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया फिक्स कर रहे हैं। यूकैरियोट्स की बस की बात नो है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट ही फिक्स कर सकते हैं। यानी ये वो सारे काम कर सकते हैं एक छोटे से सेल में, एक छोटे से प्रोकैरियोटिक बहुत ही लोअर लेवल के सेल में, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी नहीं कर पाते। इसीलिए इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी खूब ज्यादा है, इसीलिए इनकी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी खूब ज्यादा है। हर तरीके से अपने लिए एनर्जी जुटा सकते हैं, कीमोसिंथेटिक तरीके से भी, फोटोसिंथेटिक तरीके से भी, सेप्रोफिटिक तरीके से भी, पैरासिटिक तरीके से भी। ये हमने देख लिया। करेक्ट, एकदम बढ़िया बात है। अब सबसे पहले दो कैटेगरीज हमको पढ़नी है स्पेसिफिकली, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा को अलग से पढ़ सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में से खतरों का खिलाड़ी कौन है? खतरों से खेलने का किसको शौक है? एक्सट्रीमोफाइल कौन है? ये है आपके आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी ओल्ड बैक्टीरिया है। जब अर्थ की शुरुआत हुई थी तो जो शुरुआत में जो बैक्टीरिया आए थे उनमें से कुछ चुनिंदा आर्की बैक्टीरिया भी थे। आज तक भी अर्थ पे रह रहे हैं, बहुत पुराने बैक्टीरिया है। और इन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, खतरों के खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि ये खतरों से खेलना जानते हैं। कौन कौन से खतरों से खेल सकते हैं? नाम देखिए। पहली कैटेगरी है थर्मो एसिडोफिल। थर्मोमीटर किस काम आता है? टेम्परेचर नापने के। तो थर्मो यानी टेम्परेचर ज्यादा है तो भी रह सकते हैं भाई, 80 से 100 डिग्री टेम्परेचर, इससे भी ज्यादा पे रह सकते हैं। खौलते पानी में भी रह सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी आपका उबलना स्टार्ट हो जाएगा। एसिडोफिल, एसिडो यानी एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं। एसिडिक कंडीशन यानी पीएच कम है ना, आपका 7 से कम है तो पीएच कम है, इस इलाके पे भी रह सकते हैं। जिस एसिडिक कंडीशन में आपका हाथ झुलस जाएगा, 1 से 2 पीएच की चीज अगर आपके हाथ पे गिर जाए आर पार निकल जाएगी भाई, हाथ को चीर के, झुलसा के हाथ को। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है, 1 से 2 पीएच, इसमें भी बैक्टीरिया रह सकता है। बैरोफिल, बैरोमीटर प्रेशर नापने के काम आता है। बैरो का मतलब भी प्रेशर होता है, तो ये ओशन में बहुत डेप्थ पे रह सकते हैं, तो इनके ऊपर खूब सारा पानी रहता है। ओशन की गहराइयों में यानी इनके ऊपर पानी खूब प्रेशर बना रहा है, हाई प्रेशर में भी रह सकते हैं। हेलोफाइल, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हाई, हेलो वाला हेलो नहीं है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। तो हाई सॉल्टी कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया इन्हें कहा जाता है, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? सॉल्ट का फॉर्मूला होता है भैया NaCl, और ये जो Cl है इट इज हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हैलोजन है, तो यहां से आपका क्या होता है? हेलो शब्द आ जाता है। अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो Cl है ये क्या है? हैलोजन है, तो यहां से आपका हेलो शब्द आता है, इसीलिए हमने क्या कह दिया? इन्हें हेलोफिल कह दिया। मिथेनोजन, मिथेनो यानी मीथेन, जन मतलब जनरेट करने वाला, तो मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया भी यहां पर हो सकते हैं। ये मार्शी इलाकों में रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इलाका है जहां पे कीचड़ ही कीचड़ है, तो वहां पे आपका ऑक्सीजन कम होगा, तो प्लांट्स वगैरह भी जो है आपके, अब मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, आपको बकायदा एक एग्जांपल दिया जाएगा कि कुछ प्लांट्स जो है उनकी रूट ऊपर की साइड ग्रो करने लग जाती हैं, कीचड़ से बाहर आ जाती हैं प्रॉपर ऑक्सीजन लेने के लिए। उस कीचड़ में सांस ले पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपके बहुत कम ऑक्सीजन वाले इलाके में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये मीथेन गैस बनाने की ताकत रखते हैं, इन्हें मिथेनोजन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये पाए जाएंगे मार्शी एरियाज में, कीचड़ वगैरह में, या फिर ये पाए जा सकते हैं आपके कहां पर? ये पाए जा सकते हैं आपके गट ऑफ रूमिनेंट्स में, यानी गाय भैंसों के गट में, उनके एलिमेंट्री कैनाल में ये पाए जा सकते हैं। तो गाय भैंसों का जो गोबर होगा, अब गाय भैंसों के गट में है, तो जब गाय भैंसें गोबर करेंगी तो उस गोबर में भी आपको देखने को मिलेंगे क्या? ये आर्की बैक्टीरिया। तो गोबर गैस बनाने के भी काम आते हैं, क्योंकि गोबर गैस में या बायोगैस में मेन गैस क्या है? मीथेन ही है, तो मीथेन बनाने के काम आते हैं, गोबर गैस बनाने के काम आ रहे होते हैं। साइक्रोफिल, साइक्रो मतलब बर्फ में, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पे भी ये देखने को मिल सकते हैं। अल्केलोफिल यानी हाई पीएच पे भी ये देखने को मिल सकते हैं।
बहुत हाई पीएच पे भी देखने को मिल सकते हैं, यानी अल्कलाइन कंडीशन में भी देखने को मिल सकते हैं, एसिडिक कंडीशन में भी, अल्कलाइन कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत बेसिक कंडीशन में भी, बहुत कम तापमान पे भी, बहुत ज्यादा तापमान पे भी, एसिडिक कंडीशन में भी, हाई प्रेशर पे भी, हाई सॉल्ट में भी मीथेन भी बना सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज है किसकी, आर्की बैक्टीरिया की। और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट क्या है जो इन्हें इन अलग अलग जगहों पर रहने के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। What is that difference? What makes them special? ये हम जान लेते हैं। तो इनकी जो है डिफरेंट सेल वॉल होती है। कभी अगर सेल वॉल ना हो ऑप्शन में तो आप सेल मेम्ब्रेन भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही चीज चुननी है तो हमेशा सेल वॉल को चुनेंगे आप। अगर एक ऑप्शन दे रखा है कि भाई आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ब्ला ब्ला ब्ला, 2-3 ऑप्शन और है, तो सेल वॉल कंसिडर करेंगे। अगर सेल वॉल नहीं है ऑप्शन में तब जाके सेल मेम्ब्रेन पे आप सेकंड प्रायोरिटी पे कूदी मार रहे होंगे। तो मेरे भाई यू बैक्टीरिया को अगर आप देखें तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन यानी म्यूरिन की सेल वॉल होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन की सेल वॉल होती है। तो इनकी वॉल में और मेम्ब्रेन में आपको ब्रांच्ड लिपिड देखने को मिलते हैं। ये ब्रांचिंग जो है इन्हें एडिशनल आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड यहां ईथर बॉन्ड पाया जाता है रेदर देन एस्टर बॉन्ड। तो मेरे भाई ये ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है इट कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन ड्यू टू दिस ईथर बॉन्ड एज वेल एज ड्यू टू द ब्रांच लिपिड। आपकी यहां पर आर्की बैक्टीरिया जो है ज्यादा सर्वाइवल टेंडेंसी लेकर के बैठा हुआ होता है, इसीलिए स्पेशल है। दिस इज अबाउट आर्की बैक्टीरिया की अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल सेल वॉल। ये 2 ही स्लाइड थी जो कि हमें पढ़नी थी। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे। आज अगर सबसे जरूरी हमारे पास कुछ है डिस्कशन का मुद्दा तो वो ये है कि भैया यू बैक्टीरिया जो है ये क्या है और किस प्रकार से ये रिप्रोड्यूस करता है, किस प्रकार से ये अलग अलग काम करता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। इसकी अलग अलग न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये फोटोसिंथेटिक है तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, ये अगर हेटेरोट्रॉफिक है तो एग्जांपल्स क्या होंगे, कीमोसिंथेसिस ये कैसे करता है, एंड सो ऑन। सारी की सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ रहे होंगे। तो मेरे भाई ये जो आर्की बैक्टीरिया था ये हमने देख लिया। अब यू बैक्टीरिया में यू का मतलब क्या होता है, नाम में घुस जाइए। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी सच्चा। तो ये सच्चा बैक्टीरिया है। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोल दिया है बैक्टीरिया, इसका मतलब यू बैक्टीरिया की बात हो रही। आर्की बैक्टीरिया आर वेरी लिमिटेड एंड वेरी रेयर। यू बैक्टीरिया जो है ज्यादातर बैक्टीरिया, अधिकतर मेजॉरिटी यही है। तो यू बैक्टीरिया जो है इन पे कैरेक्टरिस्टिक रिजिड सेल वॉल होती है। किस चीज की सेल वॉल पाई जाएगी भैया जी, गुरुजी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल पाई जाएगी। एंड फ्लैजेला भी इनमें हो सकता है अगर ये मोटाइल है, सिर्फ तभी। अगर मोटाइल ही नहीं है तो फ्लैजेला का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। अगर मोटाइल है तभी तो फ्लैजेला चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो, अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजेला होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी पानी में भी मिल सकता है बैक्टीरिया, हवा में भी, सॉइल में भी, बॉडी सरफेस के ऊपर भी, और हमारी बॉडी के अंदर भी, इन आवर गट भी ये बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं, एंड फो भी हैं, यानी एनिमी भी है। कैसे कैसे भैया, फ्रेंड इसीलिए है क्योंकि कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं। दूध से जब आप दही जमाते हो तो आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हो, लैब का इस्तेमाल करते हो। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक कैटेगरी है। ये जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाएंगे और डिटेल में बताएंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज अ कंप्लीट कैटेगरी। ऐसे बैक्टीरिया की कैटेगरी है जो लैक्टिक एसिड बनाए। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। लैक्टो यानी लैक्टिक एसिड, बैसिलस अभी बताया था रॉड शेप बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैटेगरी का एक पार्ट है। करेक्ट। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन यानी दवाइयां भी बनती है बैक्टीरिया से, खूब सारी दवाइयां बनती हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन बनती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, नियोमाइसिन बनती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन आपकी दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक है जो बन सकती हैं। तो दही बन सकता है, दवाइयां बन सकती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको जो बताया कि सिर्फ बैक्टीरिया ही कर सकता है, तो इन्हीं में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जा सकता है। सिर्फ प्रोकैरियोट ही कर सकते हैं। तो कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, हमारे दोस्त भी है ये, लेकिन दुश्मन भी है। दुश्मन कैसे हैं, बुरे बुरे काम भी करते हैं, हमें बीमारी भी फैलाते हैं। जैसे कॉलेरा, तो विब्रियो कॉलेरी, नाम में ही कॉलेरा आ रहा है, ये आपका विब्रियो यानी कॉमा शेप बैक्टीरिया है, ये कॉलेरा कॉज करेगा। टाइफॉइड, नाम में ही आ रहा है साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड टाइफी। सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री, नाम में ही क्या आ रहा है, सिट्रस आ रहा है। यस। टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम
टिटेनी नाम में ही क्या आ रहा है, टिटेनी, टिटनस आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया है क्या करते हैं मेरे भाई, ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं अलग अलग बीमारी कॉज करते हैं। याद करने के लिए 2 बार सीटी बजा दें, सीटी सीटी, कॉलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड टिटनस, ये 4 बीमारी है जो कि बैक्टीरियल बीमारी है, सीधी सीधी याद हो जानी चाहिए। बीमारी के नाम से ही आप पैथोजन का नाम निकाल सकते हैं, कॉलेरा से कॉलेरी, टाइफॉइड से टाइफी, सिट्रस से सिट्री, टिटनस से टिटनी, तो सीधा सीधा आपको ये याद भी हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बैक्टीरिया काम की चीज भी है, बिना काम की चीज भी है। इन काम की चीजों को हम एक पूरा चैप्टर डेडिकेट करते हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि भैया ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये हमारे लिए अच्छे अच्छे काम क्या करते हैं, इस पे पूरा चैप्टर बनाया है एनसीईआरटी ने 12th क्लास में, डेडिकेट किया है, एक पूरी यूनिट बनाई है ना, आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करके। तो उसको भी जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट आपके एज इट इज वहां पर रिपीट होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये स्लाइड हम लोग वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में ज्यादातर जो बैक्टीरिया है ये क्या है, आपके हेट्रोट्रॉफिक हैं, तो ये ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक वाले। और ये बहुत लॉजिकल बात है। क्यों गुरुजी लॉजिकल कैसे? समझ लीजिए मैं एक बैक्टीरिया हूं और मैं अपना खाना खुद बना सकता हूं, मैं हेट्रोट्रॉफिक नहीं हूं, मैं ऑटोट्रॉफिक हूं, मैं अपना खाना खुद बना रहा हूं। अगर मैं अपना खाना खुद बना रहा हूं, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं लाइट में बैठूंगा, अपना खाना बनाऊंगा, मौज मस्ती काटूंगा, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट। बट यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप देखो मेरे भाई, तो ये जो आपके हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ये तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। अगर ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते तो कहीं ना कहीं किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, किसी के साथ जुड़ के काम करते हैं, किसी और से खाना ले रहे होते हैं, है ना, किसी और के साथ जो है बेसिकली एक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं कि भैया आप मुझे खाना दे देना, बदले में आपके लिए थोड़ा बहुत काम कर दूंगा, कुछ भी काम कर सकते हैं, जो इनके बस की होती है वो काम कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ह्यूमन अफेयर्स के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। ह्यूमंस जो है इनसे कई सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो कैसे कैसे क्या क्या निकाल सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था भैया दही बन सकता है, तो ये ह्यूमन ही तो खा रहा है। एंटीबायोटिक बन सकते हैं, दवाइयां हम ही तो खा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्स होकर हम में भी तो आ रहा है भाई। बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे दिया, प्लांट में नाइट्रोजन चला गया। अब उस प्लांट को जब मैं खा रहा हूं तो मेरे अंदर भी तो नाइट्रोजन आ गया। तो ये सब बैक्टीरिया की तो देन है। सबसे फर्स्ट प्लेस पे नाइट्रोजन किसने फिक्स किया? बैक्टीरिया ने किया। तो बैक्टीरिया की तो देन है इस दुनिया में, हम जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन आया है बैक्टीरिया की तो देन है। यस गुरुजी। तो यहां पर देखिए मेजॉरिटी जो है सेप्रोफिटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी ज्यादातर जो होंगे गले सड़े मरे मैटर पे आपके ग्रो कर रहे होंगे। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे काम करते हैं, तो ये आपका डिकम्पोजिशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। डिकम्पोजिशन ये कर रहे होते हैं, करेक्ट। ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कार्बन हाइड्रोजन साथ पाया जाता है दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, उसको डिकम्पोज करेंगे, इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे। एक सिंपल इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए, रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिख देता हूं। समझ लीजिए भैया ये है ग्लूकोज C6H12O6। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। यहां पे कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो मेरे भाई क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये आपका टूट गया 6 CO2 में, 6 के 6 कार्बन अलग हो गए, आपका वाटर में भी टूट गया, एंड मेरे भाई यहां पर ATP भी निकल गई, एनर्जी भी निकल गई। तो आपने ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर, यहां कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है। ये आपके क्या है? इनऑर्गेनिक है। जबकि ये आपका क्या था? ये आपका ऑर्गेनिक था। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हुआ आपका? बेसिकली आपने ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं कि यहां पर डिकम्पोजिशन हुई है। ठीक है। दे कैन डू गुड वर्क ऑल्सो, जैसे हमारे लिए दही बना सकते हैं, एंटीबायोटिक बना सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्स करने के भी अलग अलग तरीके हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए? ये क्या करते हैं? कुछ लेग्यूमिनस प्लांट, इस फैमिली के बारे में आप पढ़ेंगे, इस फैमिली का नाम है फैमिली लेग्यूमिनेसी। इसे फैमिली फेबेसी भी कहते हैं। मटर की फैमिली, दालों की फैमिली, बीन की फैमिली। तो ये प्योर बीन की जो फैमिली है इसे लेग्यूमिनेसी या फेबेसी हम लोग कह रहे होते हैं। तो ये जो फेबेसी फैमिली है इसके रूट में कुछ गांठें बनी हुई होती हैं। इन गांठों को हम लोग क्या कहते हैं? इन गांठों को हम लोग कहते हैं रूट के नोड्यूल्स, छोटे छोटे नोड्यूल। इन नोड्यूल्स में बैठ जाता है कौन आकर के? इन नोड्यूल्स में आकर के बैठ जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम है इस नोड्यूल में रहेगा और नाइट्रोजन फिक्स कर करके सीधा प्लांट के रूट में ही रह रहा है, वहीं की वहीं देता रहेगा। और बदले में प्लांट जो खाना बनाता है उस खाने को ये राइजोबियम को दे देता है। तो राइजोबियम क्या है? राइजोबियम आपका हेट्रोट्रॉफिक है।
तो ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए इसको प्लांट के साथ रहना पड़ रहा है। तो ये जो राइजोबियम है हेट्रोट्रॉफिक है, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है प्लांट से, और बदले में ये क्या कर रहा होता है, बदले में बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे देता है। तो प्लांट के साथ एसोसिएट होकर भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है राइजोबियम। अगर आप बात करें नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की, तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए बहुत फ्रैंक हो कि लेग्यूमिनस प्लांट में तो राइजोबियम काम कर रहा है, नॉन लेग्यूमिनस में कौन करेगा, ऐसा जो बहुत फ्रैंक हो, तो फ्रैंकिया करता है। ये नॉन लेग्यूमिनस के साथ भी एसोसिएट हो जाता है, वहां नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होता है। तो यह है हेट्रोट्रॉफिक आपके बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है। अगर मैं बात करूं पैरासिटिक की, तो पैरासाइट जो है ये क्या करते हैं, पैरासाइट जो है ये प्लांट और एनिमल में बीमारी कॉज कर रहे होते हैं। दोनों में, प्लांट और एनिमल दोनों में बीमारियां कॉज कर सकते हैं। इनकी बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, बॉडी पे चिपक भी सकते हैं, यानी एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, एक्टो यानी बाहर की साइड, और बॉडी के अंदर भी घुस के हमला कर सकते हैं, यानी एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो पैरासाइट जो है खुद का खाना खुद नहीं बनाते, जाहिर सी बात है हेट्रोट्रॉफिक है, तो ये हमारी बॉडी में रहकर, यानी होस्ट की बॉडी में रहकर न्यूट्रिशन सक कर रहे होते हैं। इन्हें फ्री लोडर्स कहा जाता है, मुफ्त खोर होते हैं। हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी को कमजोर करते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को घटाते हैं, हमारी बॉडी में बीमारियां कॉज करते हैं, और हमें से न्यूट्रिशन चूस रहे होते हैं, हमारी बॉडी में मुफ्तखोर की तरह रह रहे होते हैं। तो अलग अलग बीमारियां भी कॉज करते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफॉइड, ये जो सीटी लिखवाया था, इस प्रकार की बीमारियां भी प्लांट और एनिमल में कॉज करते हैं। जैसे कोलेरा है, टाइफॉइड है, टिटनस है, एनिमल में है। सिट्रस कैंकर, सिट्रस प्लांट में है ना, तो इट्स अ प्लांट डिजीज। तो यहीं से पता लगता है कि एनिमल और प्लांट दोनों में ये बीमारी कॉज कर सकते हैं, दोनों में एज अ पैरासाइट, एज अ पैथोजन ये पाए जा सकते हैं। तो अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे बुरे काम भी ये कर सकते हैं। तो एज अ पैरासाइट भी ये देखने को मिल सकते हैं, और एज अ सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म भी ये देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, तो इनका नंबर बहुत कम है। दे आर ओनली अ फ्यू, दे आर ओनली अ फ्यू, दे आर सम। अधिकतर जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना, बहुत कम है जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये अलग अलग प्रकार से अपने लिए एनर्जी जुटा सकते हैं। पहला कि एक खाना बनाए लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके, तो लाइट की एनर्जी जो आ रही है, सूरज की रोशनी जो आ रही है, उसको कैप्चर करके ये फोटोसिंथेटिक नेचर अपना शो करेंगे और केमिकल एनर्जी बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, जिसको हम फूड कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों सेम ही चीज है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बीजीए, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सेम ही चीजें हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को सयान क्यों कहा, साइनोबैक्टीरिया में शब्द आ रहा है सयान, सयान का मतलब होता है ब्लू, तो ये ब्लू कलर के आपके बेसिकली होते हैं, ब्लू कलर का पिगमेंट भी इनमें देखने को मिलता है। एंड ब्लू के साथ साथ ग्रीन एल्गी ने किस लिए कहा, एल्गी इसीलिए कहा क्योंकि प्लांट लाइक बिहेवियर है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और ग्रीन प्लांट में जैसा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, सेम वैसा ही पिगमेंट इनमें देखने को मिलता है। तो एल्गी क्यों कहा, क्योंकि प्लांट जैसे हैं। ग्रीन क्यों कहा, क्योंकि क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट है। ब्लू को कहा क्योंकि नाम ही सियान है, तो ब्लू कलर का पिगमेंट भी इनमें देखने को मिलता है। तीन अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिल सकते हैं, अकेले भी पाए जा सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं मास्टर जी की तरह, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं, और मेरे भाई चेन की फॉर्मेट में भी जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी फिलामेंटस भी हो सकते हैं, चेन लाइक भी हो सकते हैं, कड़ियों पे कड़ियां जुड़ी हुई हो सकती है। तीनों प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, अकेले भी, कॉलोनियल भी, फिलामेंटस भी, और रह भी किसी भी जगह सकते हैं। भाई फ्रेश पानी में भी रह सकते हैं, खारे पानी में भी रह सकते हैं, मेराइन वाटर में भी, और टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे, सॉइल पे भी रह सकते हैं। रह भी हर जगह सकते हैं, दिख भी किसी भी प्रकार के सकते हैं। ये क्या कर लेते हैं, अलगल ब्लूम बना लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी नाम है ना इनका, तो एल्गी से शब्द आया एल्गल, अलगल ब्लूम बना लेते हैं। ब्लूम मतलब फैल जाना। तो जब पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है जहां पे खूब सारा खारापन है, खूब सारे मिनरल्स हैं, तो इन मिनरल्स को खा खाकर, पॉल्यूटेड वाटर है यानी वहां पर किसी ने केमिकल्स ऐड कर दिए हैं, तो उन केमिकल्स में से मिनरल्स निकाल करके ये जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं फैलने लग जाते हैं। तो पानी के सरफेस पे आपने देखा होगा कई बार काई जमा हो जाती है, वो क्या है, वो आपकी एल्गी है। काई जमा हो जाती है, गिलगिली सी, सड़ी सी बदबू आती है उससे, और बहुत चिपचिपा सा मैटर होता है। दैट इज बेसिकली योर एल्गल ब्लूम। तो ये फैल जाते हैं आपके गंदे पानी के न्यूट्रिशन को खा खाकर, उसके अंदर जो मिनरल है इनको खा खाकर। यस, और ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था। ये जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं,
ये आपके खुद भी अकेले भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इनकी फितरत है नाइट्रोजन फिक्स करना। जैसे यहां पर देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया है, कड़ी के ऊपर कड़ी जुड़ी हुई है, फिलामेंटस चेन टाइप का बैक्टीरिया है, इसे हम कहते हैं नॉस्टॉक। और इसके अलावा आपका एनाबीना भी है, इसके अलावा आपका ऑसिलेटोरिया है, ये भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो नॉस्टॉक की अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं तो नॉस्टॉक में जो नॉर्मल सेल है इसको मैं क्या कहता हूं प्यार से, इसको मैं कह देता हूं वेजिटेटिव सेल। ये जो नॉर्मल सेल है इसको मैं कहता हूं वेजिटेटिव सेल, जिसका मेन काम क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है, खाना बना सकता है, इसमें क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट है, ब्लू कलर का सायान पिगमेंट भी है, तो ये खाना बना सकता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं नॉर्मल सेल। बीच बीच के कुछ सेल्स आप देखोगे ये अलग है, ये अलग है, बीच बीच के कुछ सेल्स आप देखोगे ये आपके डिफरेंट है, थोड़े से अलग है। ये जो सेल हैं जो अलग है, जिनकी मोटी सी सेल वॉल आपको देखने को मिल रही है, जिनकी मोटी सी सेल वॉल आपको देखने को मिल रही है ना, यहां पे अलग से आपको एक मोटी वॉल देखने को मिलती है। इन सेल्स को हम लोग स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये जो हेट्रोसिस्ट सेल है इन्हीं में क्या हो रहा होता है, नाइट्रोजन फिक्स हो रहा होता है। यानी नॉर्मल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगी, बीच बीच में कुछ स्पेशल सेल्स होंगे हेट्रोसिस्ट सेल जिनमें नाइट्रोजन फिक्स हो रहा होगा। अब ये जो हेट्रोसिस्ट है इनकी वॉल इतनी मोटी क्यों है, वॉल इतनी मोटी इसीलिए है कि इस मोटी सी वॉल को क्रैक करके ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए। गुरुजी ऑक्सीजन अंदर क्यों ना आ पाए, क्योंकि ये सेल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बने हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। अब भैया नाइट्रोजिनेज जो है ये एंजाइम बहुत सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम नहीं कर पाता, इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन अंदर आ गया तो नाइट्रोजिनेज काम नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो पाएगी, इसलिए एक मोटा सा कवर लगा दिया हमने, बैरियर लगा दिया, जिससे कि आपका ये नाइट्रोजिनेज जो है इसकी एक्टिविटी हैम्पर ना हो। और यहां पर ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, जैसा मैंने बताया, जब ये एल्गल ब्लूम बनाता है, काई बनाता है, तो गिलगिला सा चिपचिपा सा होता है, बदबूदार सा होता है, तो इसके ऊपर आपकी लेयर भी लगी रहती है, गिलगिली सी म्यूसिलेज की या जिलेटिनस लेयर लगी रहती है, जो कि इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। और चिपचिपापन जो है ना ये डेसिकेशन से भी बचाती है, यानी ड्राइंग से बचाती है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने शायद स्लाइम से खेला भी हो, है ना। तो स्लाइम क्या है, एक कंपोनेंट आता है, एक कंपाउंड आता है, मेले में भी मिलता है ना, अलग से एक बॉटल आती है, उसमें स्लाइम होती है, उसकी आप शेप चेंज कर सकते हो, खींच सकते हो। तो वो जो स्लाइम है वो गिलगिला सा होता है, वो कई दिनों तक सूखता नहीं है, आप 1 महीना 1.5 महीना भी उससे खेल सकते हो। भाई नॉर्मली कोई चीज है उसमें आप पानी डाल के रखोगे, आटे में पानी डाल के रखोगे, सूख जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा। मिट्टी में पानी डाल के रखोगे, बहुत जल्दी कड़क हो जाएगी। वो जो स्लाइम है गिलगिली सी चिपचिपी सी, वो बहुत लंबे टाइम तक पानी रोक के रखती है। तो ये जो गिलगिले पदार्थ होते हैं ना, म्यूसिलेज, जिलेटिन, इनकी खास बात होती है कि ये बहुत जल्दी सूखते नहीं है। तो अगर आसपास दिक्कत भी है थोड़ी बहुत, तो भी इस पूरी नॉस्टॉक की बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जिसपे जिलेटिन का कोट है उसे सूखने नहीं देते, उसमें पानी की कमी नहीं होने देते आपके जिलेटिन के कोट या म्यूसिलेज के कोट। यह है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि कौन कर सकता है, आपका ये हेट्रोसिस्ट सेल कर सकते हैं, हेट्रोसिस्ट सेल कर सकते हैं। करेक्ट, यह है ऑटोट्रॉफिक नेचर, फोटोसिंथेटिक नेचर। अब भैया सबसे रेयर जो चीज आती है यह है आपकी कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस यानी इनऑर्गेनिक केमिकल्स को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिकल से अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिकल बना रहा हूं, डीकंपोजिशन। अब वो जो इनऑर्गेनिक केमिकल बने हैं उनको भी मैं ऑक्सीडाइज करूं, ऑक्सीजन की मदद से उनको भी तोड़ दूं, उनके भी एटम्स अलग कर दूं, दैट इज बेसिकली कीमोसिंथेसिस। तो यहां पे ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक अगर मैं चीज बनाता हूं, इट इज डीकंपोजिशन। अगर मैं इनऑर्गेनिक से भी एटीपी तैयार कर लेता हूं, इसे ऑक्सीडाइज करके, इसे मैं क्या कहता हूं, कीमोसिंथेसिस कह देता हूं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं टू गेट एनर्जी, टू गेट एटीपी, दिस इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस। तो अगर अमोनियम आयन है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, तो इसको मैं ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन निकाल सकता हूं और एटीपी निकाल सकता हूं, एनर्जी निकाल सकता हूं। फॉस्फेट जो है इसको ऑक्सीडाइज करके फॉस्फोरस निकाल सकता हूं, एटीपी निकाल सकता हूं। फेरेट जो है इसको ऑक्सीडाइज करके आयरन निकाल सकता हूं, एटीपी निकाल सकता हूं। सल्फेट जो है इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर निकाल सकता हूं, एटीपी निकाल सकता हूं। तो जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, ये अब कहां आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। तो यहां पर मिनरल साइक्लिंग भी हो जाती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो जाती है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है वो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। कैसे, समझ लीजिए एक प्लांट है, उसकी एक टहनी टूट के जमीन पे गिर गई, तो अब ये टहनी टूट के जमीन पे गिरी तो इट इज डेड। अब डेड मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, तो इस टहनी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे इनको तोड़ तोड़ के मैं इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दूंगा, तो डिकम्पोजर्स को, बैक्टीरिया फंगस को एनर्जी मिल गई, जो सेप्रोफिटिक थे इनको एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक मैटर आपका पड़ा हुआ है कहां, सॉइल में।
उस इनऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आएंगे, खुद की एनर्जी ले लेंगे, इनको जो है एनर्जी मिल गई, और उसमें भी फर्दर ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, निकाल निकाल के सॉइल में डालते रहेंगे। कोई नया प्लांट अब आप इस मिट्टी पे उगाओगे तो उसको वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी फ्री में मिलते रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी फ्री में मिलते रहेंगे। इसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं कि एक प्लांट के मरे हुए पार्ट से जो मिनरल्स थे वो मिट्टी में मिल गए, उस मिट्टी से उन मिनरल्स को कोई और प्लांट उठा सकता है, तो आपकी कंप्लीट साइक्लिंग यहां पर हो जाती है। इसे मिनरल साइक्लिंग हम लोग कह देते हैं। यस, ये है आपका ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का कंप्लीट केस। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो यहां हो सकता है। सबसे बेसिक प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है, सबसे जनरल, वो है आपका बाइनरी फिजन। अगर आपका बैक्टीरिया एकदम मस्त है, खुश है, तो इसको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको अपने 2 टुकड़े कर लेने हैं और कुछ भी नहीं। ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये झटपट 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी यानी 2, बाय का मतलब होता है 2, तो 2 टुकड़ों में आपका बैक्टीरिया जो है यहां टूट जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। ये जो डीएनए है ये भी हम यहां पर बना देते हैं, करेक्ट। ये बैक्टीरिया जो है ये आपके 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया? बाइनरी फिजन कह दिया। दिस इज इन द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है बैक्टीरिया की जिंदगी में, तो कुछ नहीं है, फुचुक करके डिवाइड कर दो, सिंपल आपका बाइनरी फिजन हो जाएगा। बाय का मतलब ही क्या होता है? 2, तो यहां पे आपका बैक्टीरिया जो है 2 टुकड़ों में, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। फिजन मतलब फट जाना, तो बैक्टीरिया जो है 2 टुकड़ों में फट गया। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, अगर अभी बैक्टीरिया के लिए ग्रो करने लायक कंडीशन नहीं है, तो इन्हें कुछ रेजिस्टेंस चाहिए मेरे भाई। ये जो है अपना बचाव करने के लिए क्या बनाते हैं? हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं। जो हमने देखा था, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का कवर लेकर के बैठे होते हैं, तो इन्हें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, स्पोर बना लेते हैं। और तीसरा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस बोलने के लिए बोल दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज नॉट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई गैमीट यहां पर नहीं बनते हैं। असली रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। यहां पर नो गैमीट्स फॉर्म्ड, नो गैमीट्स फॉर्म्ड एंड नो गैमीट्स फ्यूज्ड। कोई गैमीट बना भी नहीं है, कोई गैमीट की फ्यूजन भी नहीं है, नो गैमीट्स फ्यूज्ड, राइट। ये आपको देखने को मिला, कोई गैमीट बना नहीं, कोई गैमीट आपका फ्यूज नहीं हुआ। तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसे कहते हैं एक्चुअल में क्या? डीएनए ट्रांसफर, या इसे कहते हैं कंजुगेशन। अगर एक शब्द में ही बात खत्म करनी है, इट इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। यानी 2 जो बैक्टीरिया है उनके बीच में क्या हो जाएगी? एक पाइप सी अटैच हो जाएगी, और उससे 2 बैक्टीरिया आपस में क्या कर सकते हैं? डीएनए भेज सकते हैं। समझ लीजिए, यह है बैक्टीरिया 1, यह है बैक्टीरिया 2। इनके बीच में क्या आ गई? इनके बीच में एक एसोसिएशन आ गई, इनके बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ गया, करेक्ट। इनके बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ गया। यह है आपका बैक्टीरिया 1, दिस इज योर बैक्टीरिया 2। इनके बीच में एक पाइप आ गया, ब्रिज सी आ गई, ठीक है। इनके बीच में क्या आ गया? एक ब्रिज सी आ गई। यह आपका इस बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, ये इस बैक्टीरिया का मेन डीएनए है। बैक्टीरिया में आपको पता है मेन डीएनए के अलावा क्या होता है? प्लाज्मिड भी होता है। तो यहां आपका प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड जो है इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। तो यहां पर क्या है? प्लाज्मिड प्रेजेंट है, यहां आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट था, तो इसे F+ कहते हैं। F+ यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट था, फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट था। यहां पे एब्सेंट था, ये F- था। अब इसमें एक स्ट्रैंड जो है यहां चला जाएगा। भाई अगर यहां 2 स्ट्रैंड थे और अब एक स्ट्रैंड चला गया है यहां, यहां एक स्ट्रैंड है, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, यहां एक स्ट्रैंड पहुंच गया, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। दोनों एंड में क्या हो जाएंगे? F+ हो जाएंगे। एट द एंड बोथ बिकम F+। दोनों की दोस्ती हुई है ना, दोस्ती में फायदा हो जाता है। एट द एंड बोथ बिकम F+। मेरे पास एक समोसा है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी भूखा नहीं मरेगा। मेरे पास समोसा है मतलब उसके पास समोसा है, मेरे पास पैसे है मतलब उनके पास भी पैसे। सिंपल सी बात। एक भाई खाएगा, दोनों भाई खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक के पास अगर फर्टिलिटी प्लाज्मिड था, दूसरे को भी मिल जाएगा, दोनों का फायदा हो जाएगा, दोनों एंड में पॉजिटिव हो जाएंगे, F+ हो जाएंगे। दिस इज कंजुगेशन। यहां डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, कोई गैमीट नहीं बना, कोई गैमीट फ्यूज नहीं किया।
फिर भी इसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया। बैक्टीरिया ने जब अपने मम्मी पापा से पूछा क्या मैं भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हूं, उन्होंने कहा अरे अपने दोस्त को डीएनए देके आए हो अभी, हाँ हाँ मम्मी फर्टिलिटी प्लाज्मिड देके आए हो। वही तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तुम भी खुश रहो, तुम भी करते हो, पर एक्चुअल में कुछ है नहीं, क्योंकि मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रूल है वो यहां पर ओबे नहीं हुआ। बस बोलने के लिए बोल दिया कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कुछ भी नहीं, जस्ट अ मिथ और कुछ नहीं। ठीक है जी, करेक्ट गुरुजी, ये भी समझ में आ गया। अब हमारे पास है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया खत्म, माइकोप्लाज्मा भैया बचे हैं। माइकोप्लाज्मा भैया के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है इस पूरी दुनिया का, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इस बारे में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी पढ़ रहे होंगे, वहां पे अलग अलग साइजेस आपको दिए हुए हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है इसकी लेंथ जो है 0.3 माइक्रोमीटर होती है, और माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका जो साइज है 0.1 माइक्रोन है। तो ये सबसे छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। आपका माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से भी 10 गुना छोटा है, इतना छोटा है। बैक्टीरिया का जो टिपिकल साइज है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, 2 माइक्रोमीटर भी पकड़ के चलो तो इसका भाई क्या है 0.3 माइक्रोमीटर है, 0.1 माइक्रोमीटर, इतना छोटा है, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा। तो इट कैन इजिली क्रॉस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, एक ऐसा फिल्टर जो हमने बैक्टीरिया को रोकने के लिए बनाया है, वो मोटे मोटे बैक्टीरिया को रोक लेगा, पर माइकोप्लाज्मा उससे भी छोटा है, ये पास हो जाता है उस फिल्टर से। इट कैन इजिली क्रॉस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। सेल वॉल एब्सेंट होती है जैसा मैंने बताया, तो ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फ यानी मॉर्फोलॉजी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा। ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के साथ भी रह लेंगे, ऑक्सीजन के बिना भी रह लेंगे। इन्हें कहा जाता है फैकल्टेटिव, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कंडीशन कैसी है, फैकल्टेटिव, अपने आप को ढाल लेते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट है बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन एब्सेंट है कोई बात नहीं, जिंदा तो हम तब भी रहेंगे, जीने की जील जो है वो इसमें बहुत तगड़ी है। और ये आपका पैथोजेनिक भी होता है, बीमारी भी फैलाता है प्लांट और एनिमल में, जैसे नाम ही है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो एनिमल में न्यूमोनिया लाइक डिजीज कॉज करता है, आर्थराइटिस कॉज करता है यानी जॉइंट पेन कॉज करता है ना, वो इनकी पैथोजेनिसिटी की वजह से भी हो सकती है, यानी माइकोप्लाज्मा की वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आप बात करें प्लांट में तो लिटिल लीफ डिजीज, कई प्लांट्स हैं जिनकी लीफ को छोटा कर देता है। अब पत्ती छोटी हो गई है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा क्योंकि पत्ती में ही फोटोसिंथेसिस होता है। विचेस ब्रूम, पत्तियां जो है झाड़ू जैसी हो गई, पत्तियां जो है झाड़ू जैसी हो गई, ऐसे विचेस ब्रूम यानी चुड़ैल की झाड़ू जिसपे बैठ के उड़ जाती थी, बचपन में कार्टून आता था ना भाई, एक चुड़ैल थी लंबे नाक वाली, टोपा पहन के, काला टोपा पहन के भाई झाड़ू पे बैठ के उड़ जाती थी। तो अल्टीमेटली उसके विच की ब्रूम जैसे, झाड़ू जैसे यहां पे पत्ते हो जाते हैं, तो सरफेस एरिया और गिर जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। एंड मेरे दोस्त फाइलॉइडी, फाइलॉइडी, फिल का मतलब क्या होता है हमेशा लीफ, तो यहां पे फ्लावर जो है, कईयों के साथ तो बहुत ही नाइंसाफी हो जाती है, फ्लावर जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है फ्लावर में, तो ये जो है फ्लावर लीफ में कन्वर्ट हो गया, तो हम सोचेंगे सर फोटोसिंथेसिस तो बढ़िया होगी, अरे फ्लावर भी तो चला गया, रिप्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगी, हर चीज की अपनी वैल्यू है। अब तुम्हें 2 हाथ 2 पैर की जगह अगर मैं 4 हाथ दे देता तो मेरे भाई कुछ बहुत बड़ी बात थोड़ी हो जाती, पैर का अपना काम है, राइट, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली यहां रिप्रोडक्शन कम हो गई, फोटोसिंथेसिस कम हो गई, न्यूमोनिया लाइक डिजीज हो गई, आर्थराइटिस हो गई, तो माइकोप्लाज्मा बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, तो इन्हें फैकल्टेटिव कहा। जो माइकोप्लाज्मा है ये दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। जो माइकोप्लाज्मा है इनकी लेंथ जो है 0.3 माइक्रोमीटर है, पीपीएलओ का जो साइज है 0.1 माइक्रोमीटर है, एंड इनमें सेल वॉल नहीं होती, तो इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। 4 सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक एक चीज हमने एनसीईआरटी की यहां क्रैक कर ली है और ऊपर की भी कई बातें कर ली। अब थोड़े से कुछ सवाल कर लेते हैं पीवाईक्यू के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य वचन का हमें पता लगाना है। देख लो भाई सत्य वचन क्या है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, आपका माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ है, मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, एक्सक्लूसिवली मतलब ऑल हेट्रोट्रॉफिक है, नहीं मेरे भाई, मोस्ट हेट्रोट्रॉफिक है, नॉट ऑल, तो यह बात भी आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। एंड चौथी चीज, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, इनको आप कल पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। तो एस फॉर स्लाइम मोल्ड्स जो है, और मोल्ड्स किसे कहते हैं हम, फंगस को कहते हैं, मोल्ड शब्द ही फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये आपके फंगस लाइक होते हैं, यानी एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफिटिक होते हैं। ये भी आपकी बात करेक्ट है, लेकिन किंगडम मोनेरा में नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा में है। तो उत्तर क्या हो जाता है मिस्टर? बी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के बारे में गंदी बात क्या है? दे लैक हेट्रोसिस्ट, भाई यही गंदी बात है। हेट्रोसिस्ट तो होता है इनमें, नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट था, उसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन होती हुई देखी। दे ऑफन फॉर्म ग्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, ये बात सही है, इनकरेक्ट ढूंढना था हमें। ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में अलगल ब्लूम्स बना लेते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट है, ग्रीन प्लांट्स जैसा, एंड ये फोटो ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सारी बातें करेक्ट है, हेट्रोसिस्ट भी इनमें होता है, तो वो बात आपकी गलत हो जाएगी। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस, ये फोटोसिंथेसिस में आप थोड़ा बेहतर पढ़ेंगे, तो इसको अभी के लिए कर लेते हैं। वैसे ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग, तो फोटोसिंथेसिस की ना एक इक्वेशन होती है कि आपका CO2 एंड वाटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका क्लोरोफिल लग रही है, सनलाइट लग रही है ना, इनको लगा करके हम क्या बनाते हैं, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन निकलती है ना, ये कहां से निकलती है? वाटर से निकलती है। अब ये जो सल्फर बैक्टीरिया है क्या करते हैं? दे यूज H2S, they use H2S not H2O, क्योंकि भैया ये सल्फर बैक्टीरिया है, तो यहां क्या करते हैं? H2S का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये H2S का इस्तेमाल करेंगे तो यहां क्या निकलेगा मेरे भाई? ये चीज आपकी सेम निकलेगी, यहां निकलेगा सल्फर और सल्फेट, यहां निकलेगा सल्फर या सल्फेट। तो ऑक्सीजन निकल रहा था वाटर से, यहां वाटर यूज ही नहीं हुआ, तो सल्फर या सल्फेट आपका निकल जाएगा यहां पर। ये हम लोगों ने देखा। नॉस्टॉक जो है आपका बैक्टीरिया है, जो कि आपका साइनोबैक्टीरिया है, क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट है उसमें, ये भी H2O यूज करता है। साइकस कारा, ये भी आपके प्लांट्स हैं, ये भी आपका ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। जो आपका पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर जहां शब्द आ गया वहां H2S यूज होगा एज अ यहां पर फोटोसिंथेसिस में, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सल्फर या सल्फेट रिलीज हो जाएगा। यह आप फोटोसिंथेसिस में और क्लैरिटी से समझ पाएंगे। Which of the following is found in extreme saline condition? saline condition में कौन मिलता है? हेलोफाइल मिलता है, जो कि आर्कीबैक्टीरिया है, तो क्या हो जाएगा? आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा। सीधा सीधा मारो, आगे बढ़ो। Which among the following are the smallest living cells known, okay, without a definite cell wall, pathogenic in plants as well as animals? सारी की सारी बातें माइकोप्लाज्मा पे ही हिट कर रही हैं। 4 ही पॉइंट पढ़े थे, चारों पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मीथेन बनाने वाले आपके मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? गंदी बात कौन सी है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड कहते हैं, ठीक है, ये आप कल पढ़ोगे। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड कहा जाता है। तो आप एक कैटेगरी पढ़ोगे किंगडम प्रोटिस्टा में, इसे कहा जाता है क्राइजोफाइट। तो क्राइजोफाइट में दो चीजें पाई जाती हैं, आपके डायटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को ही गोल्डन एल्गी कहा जाता है, ठीक बात है, ये कल पता लग जाएगी। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं भैया, यू बैक्टीरिया में यू का मतलब ही था ट्रू, तो ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। और फाइकोमाइसिटीज जो फंगस की एक कैटेगरी है, पी फॉर फाइकोमाइसिटीज, इसे क्या कहा जाता है? आपका एल्गल फंगी कहा जाता है। एल्गल फंगी यानी एल्गी लाइक, प्लांट लाइक, तो पी फॉर फाइकोमाइसिटीज इसे कहा जाता है। ओके, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मिथेनोजन की बात हो रही है, गट ऑफ रूमिनेंट में पाए जाते हैं, मिथेनोजन की बात हो रही है, जो कि क्या है? आपके आर्कीबैक्टीरिया है, नाम से ही पता लग रहा है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी इनमें से प्रोकैरियोट कौन सा है? प्रोकैरियोट आपका बैक्टीरिया कौन सा है? एनाबीना है। ये क्या है? आपका फंगस है। वॉल्वॉक्स क्या है आपका? बेसिकली आप इसे अलग अलग जगह पे पढ़ते हो, लेकिन मेन जो आप पढ़ोगे वो बेसिकली आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम में, वॉल्वॉक्स। जब आप ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ रहे होगे तो वॉल्वॉक्स आपको दिखेगा। वॉचेरिया क्या है? ये भी आपका येलोइश ग्रीन कलर का एल्गी होता है, तो यानी ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, ये आपका फंगस है, यूकैरियोट है, ये अकेला प्रोकैरियोट है, तो आपका आंसर हो जाता है। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, है ना। द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेसेस, भाई गाय भैंसों के गट में क्या देखने को मिलता है? मिथेनोजन, जो कि मीथेन बनाते हैं, जो कि एक आर्कीबैक्टीरिया है, ये भी आपकी करेक्ट बात हो गई। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, माइकोप्लाज्मा में खुद की सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया 2014 में आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल था, लेकिन अब हमने देख लिया है कि भैया बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, बस सेल वॉल शुड बी द प्राइम ऑप्शन। सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रांच लिपिड वाला जो रीजन था उससे आप बता सकते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर कर रहे होते हैं, ये आपने देखा। करेक्ट, ये हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, ठीक है। आज हम लोगों ने इस चैप्टर को आप टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो इस चैप्टर का पहला टुकड़ा जो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन।
फिर है किंगडम मोनेरा, फिर है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर है फंगस का इंट्रोडक्शन, फिर है फंगस की डिटेल्स, और फिर है आपका वायरस वायरॉइड प्रायोन। लाइकन आप यहीं पढ़ोगे फंगस की डिटेल में, क्योंकि फंगस और एल्गी की एसोसिएशन है, तो फंगस में पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। अब ये दो टॉपिक्स जो है ये हमने कर लिए, ये दो टॉपिक हम चाहे अगले लेक्चर में कर लेंगे, ये दो टॉपिक उससे अगले लेक्चर में कर लेंगे। 3 लेक्चर में आपका इतना बड़ा चैप्टर कवर हो रहा होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और जब भी हमारे पास आगे चल के, अभी धीरे धीरे जैसा मैंने आपको बताया, शुरू के 2 हफ्ते में थोड़ा सा आपको स्लो रखूंगा, जितनी हमारी क्लासेस हैं उतनी ही क्लासेस लूंगा, जिससे आप सेटल हो जाओ। शुरू में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बाद में आप में भी जब जील आएगी, जब एग्जाम पास होगा, उस टाइम पर हम लोग चीजों को क्रैक कर लेंगे और अच्छे तरीके से जो है अपनी पेस को भी बढ़ा लेंगे, और जो एडिशनल बैचेस हैं वो भी धीरे धीरे हमारे कवर होते रहेंगे, वो भी धीरे धीरे आपके फिनिश हो रहे होंगे। तो वहां से भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम आ जाएगा, उस टाइम को हम लोग यहाँ पे डिवोट कर देंगे। एडिशनल आपका पीछे से भी हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, कि कभी कोई रैंडम टॉपिक लेके बैठ गए हम लोग, इकोलॉजी जो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको हम एक साथ ही कंप्लीट करा देंगे इकट्ठा, बीच में रिकॉर्डिंग्स डाल देंगे। करेक्ट। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर सेशन पसंद आया मेरे दोस्त, तो विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन, जिससे हम लोग बहुत अच्छे मोटिवेशन के साथ और आगे बढ़ सकें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकें, अपने सिलेबस को बहुत टाइमली और बहुत डेप्थ के साथ समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त। समझना इज द कोर की, क्योंकि लिखने का कंटेंट अगर आप ना भी लिखो, मेडिजी ले आओ तो भी आपका काम चल जाएगा। जूलॉजी में भी मैं आपको अपने नोट्स आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे प्रोवाइड कर दूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई करते रहो। टेलीग्राम चाहे तो ज्वाइन कर लेना, यहां पर भी कुछ कंटेंट इस वीक आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलता हूं कल। जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय बाय।